Hello everyone, welcome to EduChats. Today we are going to start a fresh session on educational philosophy, which is now we are starting the complete revision class for OPSC PGT क्योंकि आपका डेट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि मैंने कहा था इंडिपेंडेंस डे के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिविजन क्लास। आज ही से स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा फिलोसफी का सेशन है। फिलोसफी का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिवीजन क्लास है। यहाँ पे रैपिड रिवीजन होगा, यहाँ पे इन डेप्थ हम डिस्कस नहीं करेंगे। जहां पे लगेगा कि हाँ इसको डिस्कस करना चाहिए, आप लोगों का डाउट रहेगा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज वी विल जस्ट keep on understanding the major concepts and the most expected areas of philosophy। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फिलोसफी एंड एजुकेशन। एज यू ऑल नो, इट इज वेरी कॉमन कि फिलोसफी क्या है, फिलोस एंड सोफिया है। ठीक है, द वर्ड फिलोसफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया। फिलोस का मतलब लव होता है, सोफिया का मतलब विजडम। मैंने विजडम को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है, जो कि वीडियो आपके ऑलरेडी ड्राइव में अवेलेबल है। आज मैंने अपलोड भी कर दिया है आपके खुद के ड्राइव में। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। विजडम का मतलब होता है बियॉन्ड द नॉलेज। जब नॉलेज, मैंने कहा था एक आता है आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब आता है, कॉन्सेप्ट से नॉलेज बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जब और भी रिफाइंड होता है, वेरीफाइड होता है, नॉलेज बनता है। जब नॉलेज सेटिस्फाई करता है, नॉलेज आपको फुलफिल करता है, देन इट बिकम्स विजडम। विजडम, ठीक है। नॉलेज मतलब नॉलेज जो है, नॉलेज का अपर लेवल, नॉलेज का सुप्रीम लेवल होता है विजडम। ठीक है, सो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। इसलिए कहा जाता है फिलोसोफर्स आर द लवर्स ऑफ विजडम। इसका मतलब है कि ये विजडम तक जाने की कोशिश करते हैं। दे आर नेवर सेटिस्फाइड विथ एनी नॉलेज। आप उनको कह दोगे व्हाट इज लाइफ, आप कुछ कह दोगे, वो बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि उनको विजडम चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब ब्रांच पे चलते हैं, 3 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है एजुकेशन का जहां पे ब्रांचेस के बारे में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो फर्स्ट मेटाफिजिक्स क्या होता है। 3 ब्रांचेस होते हैं हर एक फिलोसफी का, चाहे वो इंडियन फिलोसफी हो, चाहे वो वेस्टर्न फिलोसफी हो। इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी में शायद उतना डिफरेंस नहीं देखा जाता मेटाफिजिक्स में। मतलब कि आप जो रियलिटी बोलते हो वेस्टर्न में, वो रियलिटी को कुछ अलग से बोलेंगे, लेकिन रियलिटी के बारे में ही बोलते हैं। इसीलिए मेटाफिजिक्स डील्स विथ द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एंड द कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में, विश्व के बारे में जो सच्चाई है वो जानने के लिए जो हम पढ़ते हैं या फिर जो अध्ययन करते हैं, उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। सो मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ब्रांच ऑफ फिलोसफी which deals with ultimate reality of the universe। ठीक है, रियलिटी हो गया मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी, इट डील्स विद द नेचर ऑफ रियल नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द एसेंस ऑफ नॉलेज, व्हाट इज रियल नॉलेज, हाउ टू आइडेंटिफाई रियल नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं लेना, नॉलेज का थ्योरी। तो एपिस्टेमोलॉजी को हम और भी क्या कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज का मतलब नॉलेज क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, व्हाट इज वैलिड नॉलेज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये सब स्टडी करता है एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी आते हैं, इट डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज। ये वैल्यूज के साथ डिपेंड करता है, यानी कि वैल्यू पे स्टडी करता है। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रीजनिंग। लॉजिक का मतलब कारण, मतलब कि रीजन ढूंढना। व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है। लॉजिक और द थ्योरी ऑफ रीजनिंग बाय अप्लाइंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच मतलब आपको पता है, इंडक्टिव जब हम ऊपर जाते हैं, यानी कि फ्रॉम एग्जाम्पल टू थ्योरी। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करके हम थ्योरी समझते हैं या फिर प्रिंसिपल समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने लॉजिक में पढ़ा था कि ऑल मेन आर मोर्टल, ऑल मेन आर मोर्टल, ये तो आपने सुना ही होगा, ऑल मेन आर मोर्टल, राम इज अ मैन, राम इज अ मैन, देन राम इज मोर्टल। तो ये हमने क्या किया, ये ये जो अप्रोच है, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच होता है, जहां पे हम एग्जाम्पल से लेकर के हम प्रीमाइसेस तक जाते हैं। ठीक है, ये हमने मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस, ठीक है, कंक्लूजन्स, ये जो ड्रॉ किए, ये इंडक्टिव अप्रोच होता है। डिडक्टिव मतलब जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज डिडक्टिव अप्रोच। तो ये सब में हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हर चीज का क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एथिक्स। मतलब ये सारे एक्सियोलॉजी के सब ब्रांचेस हैं। एथिक मतलब आपको पता है, थ्योरी ऑफ मोरालिटी। जब कोई भी आप चीज करते हो, कोई भी काम करते हो, तब अंदर से एक आवाज आती है,
क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे किसी दूसरे को मतलब ठेस पहुंचानी है, नुकसान पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो आपके अंदर मोरालिटी है, जजमेंट है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे चीजें जो आप सोचते हो ना, दिस इज व्हाट वी कॉल मोरालिटी और एथिक्स। आपके अंदर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अदरवाइज अगर नहीं होता तो फिर आज आप इंसान नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इंसानों को ही पता होता है व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इज वैल्यूएबल व्हाट इज नॉट, व्हाट इज टू डू व्हाट इज व्हाट नॉट टू डू, है ना। उसके बाद आते हैं एस्थेटिक और इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक आप सभी को पता है, इट इज द सेंस ऑफ ब्यूटी। मतलब को ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। सुंदरता, सुंदरता मतलब सिर्फ फेस से नहीं जाना जाता। सुंदरता किसी भी चीज में सुंदरता, नेचर में सुंदरता, पढ़ाई में सुंदरता, काम में सुंदरता, जब खाना परोसते हैं तो सुंदरता, हर एक चीज। इसलिए कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। आप वो जो सैलेड घर पे करते हो, कोई भी कुकुम्बर वगैरह कैरेट वगैरह डाल के, प्याज वगैरह डाल के आप अपना खुद का एक मिक्सचर ब्लेंडेड हुआ एक सैलेड बनाते हो, लेकिन वो उतना अच्छा दिखता नहीं है। बट जब आप ग्रीन सैलेड लेते हो रेस्टोरेंट्स में, वो कितना गार्निश करके देते हैं। सो गार्निशिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन। जो दिखता है मतलब जो अच्छा दिखता है वही अच्छा बिकता है। वही चीज वहां पे आप 100 रुपए में खाते हो, लेकिन घर पे वो 20 रुपए का खाना भी आपको नसीब नहीं होता, मतलब अच्छा लगता नहीं है। वही 20 रुपया वहां पे 100 रुपए में बिकता है। दैट इज द एसेंस ऑफ ब्यूटी। यानी कि आप ब्यूटी शुड बी अप्रिशिएटेड। जो अच्छा है उसको अप्रिशिएट करते हैं। कोई अच्छा गाना गा रहा है अप्रिशिएट करो, कोई अच्छा डांस कर रहा है अप्रिशिएट कर लो। अभी ओलंपिक्स में किसी ने अच्छा मेडल नहीं लाया लेकिन फिर भी अच्छा खेला है तो अप्रिशिएट करो। ये होता है एस्थेटिक इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ ब्यूटी। क्लियर? ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे ब्रांचेस ऑफ मेटाफिजिक्स। एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेक्चरर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, हालांकि पीजीटी का उतना एग्जाम हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन इसमें भी पूछ सकता है। मेटाफिजिक्स के और बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उनमें से 5 इंपॉर्टेंट जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ऑन्टोलॉजी। याद रखिए ऑन्टोलॉजी का मतलब है जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को डील करता है। समझ में आ रहा है? ये हर एग्जाम में आता है। यस, यस शुभ, ये हर एक एग्जाम में आता है। तो जो मुझे मतलब अपने एक्सपीरियंस से लगा कि नहीं ये एक ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, इसी से एग्जाम से आएंगे, वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ स्किप भी कर दूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब बीइंग। एग्जिस्टेंस मतलब समझ रहे हो? इसको बहुत सिंपल से समझिए कि जो है बीइंग, एग्जिस्टेंस जो दिख रहा है उसका रियलिटी क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक घर दिख रहा है, इसका क्या एग्जिस्टेंस है दुनिया में, इसका क्या बीइंग है, मतलब वो क्यों है, इसका रियलिटी जो है, इसको ढूंढने के लिए ओंटोलॉजी कहा जाता है। मेटाफिजिक्स तो पूरा अल्टीमेट रियलिटी ढूंढता है, लेकिन ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ व्हाट, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाफिजिक्स एंड ओंटोलॉजी। मेटाफिजिक्स पूरा रियलिटी स्टडी करता है, लेकिन रियलिटी किसका? एक छोटा सा चीज का, वो है एग्जिस्टेंस का, बीइंग का। बीइंग का या तो एग्जिस्टेंस का जब हम रियलिटी ढूंढेंगे उसको हम ऑन्टोलॉजी कहेंगे। थियोलॉजी बहुत ही सिंपल है, गॉड के बारे में ढूंढना, गॉड के बारे में सच्चाई जानना। इट डील्स विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गॉड, यानी रियलिटी अबाउट गॉड। अगर आप मानते हो, आस्तिक हो, गॉड क्या है, कैसे हो, कैसे दिखते हैं, क्या उनका रूप है, मतलब ये सारी चीजें आप अगर मानते हो प्रेजेंस है तो कैसे है, ट्रू कौन सा है। अगर नहीं मानते हो कि गॉड नहीं है, गॉड इज डेड, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, गॉड इज डेड देन हाउ, ठीक है। तो इस चीज का जो रियलिटी ढूंढने के लिए जो अध्ययन करा जाता है वो होता है थियोलॉजी। नेक्स्ट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है, कॉस्मस मैंने कहा था यूनिवर्स, तो यूनिवर्स मतलब इस विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टि हुआ है इसको हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। द स्टडी टेल्स अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन। इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कैसे ये विश्व स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था, इसके बारे में। नेक्स्ट आता है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी डील्स विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। ये सिर्फ ओरिजिन के साथ डील करता है, वो भी प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम है ओरिजिन में, ये डील करता है, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कॉस्मोगोनी डील करता है। लास्ट इज एस्कैटोलॉजी। एस्कैटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो हाँ, मतलब मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ क्या होता है उसको जब हम अध्ययन करेंगे वो होता है एस्कैटोलॉजी। इट डील्स विद द लाइफ आफ्टर डेथ और फाइनल मैटर्स एज डेथ। फाइनल मैटर्स क्या होता है डेथ के टाइम पे, या तो डेथ के बाद का लाइफ क्या होता है, इसको जो डील करता है उसको एस्कैटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर?
बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। ब्रांचेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, हम इसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज डील करते हैं, तो नॉलेज किस प्रकार से हो सकते हैं? एक हो सकता है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज में क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन पता है आपको? इंट्यूशन जो अंदर से आपका आवाज आता है, अंदर से जो फीलिंग्स आती है, अंदर से जो ज्ञान आता है। इंट्यूशन मतलब आप रीजन करते करते सोचते सोचते आपके दिमाग में आ गया। जैसे कि आर्किमिडीज, आर्किमिडीज बैठे थे और उनके दिमाग में मतलब नहा रहे थे उसके टाइम, उनको सडनली कोई इंट्यूशन आया कि चलो ये मेरा थ्योरी का फाइंडिंग है। वैसे ही इंट्यूशन आ सकता है। फेथ, आपके अंदर का विश्वास, बिलीफ, आप जिस पे बिलीव करते हो, एटसेट्रा। ह्यूमन फीलिंग्स प्ले ग्रेटर रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज कंपेयर टू रिलायंस ऑन फैक्ट्स। मतलब कि ह्यूमन का जो फीलिंग्स है, ह्यूमन का जो बिलीफ है, इंट्यूशन है, वो ज्यादा रोल प्ले करता है देन फैक्ट। फैक्ट मतलब जो बाहर दुनिया में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, जो फैक्ट मिल रहे हैं, जो डेटा मिल रहा है, उससे ज्यादा आपके अंदर का आवाज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आर्किमिडीज के पास कोई थ्योरी ऑफ नॉलेज नहीं था, उनके पास कोई किताब नहीं था, उनके पास कोई सेंसस डेटा नहीं था, उनके पास कोई नापने वाला कोई चीज मशीन नहीं था। जो नॉलेज आया वो उनके इंट्यूशन से आया, यानी अंदर से आया। तो ह्यूमन फीलिंग्स प्ले ग्रेटर रोल इन इंट्यूटिव नॉलेज। ठीक है। ऑथोरिटेरियन नॉलेज, ऑथोरिटी, देखिए मैंने पहले से आपको कह दिया है कि आपको एग्जाम में कैसे अपियर करना है। पढ़ाने में, रिवीजन करने में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कि कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, कैसे करना है, मैंने हमेशा कहा है, सारे क्लासेस में कहा है, की पॉइंट्स या फिर की वर्ड्स, मैं इसको कहता हूं की वर्ड्स। हर एक कीवर्ड्स को अपने हिसाब से याद रखिए। जैसे मैंने कहा इंट्यूटिव यानी इंट्यूशन जो अंदर से आता है। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटी मतलब हमसे जो बड़े हैं, यानी हमारे टीचर हो सकते हैं, हमसे बड़े जो ऑथर हो सकते हैं, हमसे बड़े जो रिसर्चर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी ऑथोरिटी, हमसे बड़े जो हैं ऑथोरिटी, उनसे जो नॉलेज आता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं ऑथोरिटेरियन नॉलेज। ठीक है, ऑथोरिटी से ऑथोरिटेरियन नॉलेज। Authoritarian knowledge relies on information that has been obtained from books, research papers, experts, supreme powers, etc. हमसे बड़े बुक्स कौन लिखते हैं? एक्सपर्ट लिखते हैं। रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं, एंड सुप्रीम पावर, इससे जो नॉलेज मिलता है हम इसको ऑथोरिटेरियन नॉलेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर आवर ऑथोरिटी, जो कहेंगे वो हम उसको नाम लेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो कहेंगे उस पर हम विश्वास कर लेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल नॉलेज। ठीक है, लॉजिकल नॉलेज, देखिए ऑथोरिटेरियन नॉलेज में क्या होता था, आपके टीचर अगर आपको कह दें कि 2 × 2 = 8, अगर कहते हैं और उसको प्रूफ करते हैं, तो आपने अपने टीचर का बात मान लिया कि चलो ये 8 हो सकता है क्योंकि टीचर ने कहा है। बचपन में देखिएगा, जो बचपन में बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके मम्मी उनको पढ़ाते हैं कि 2 × 2 = 4। लेकिन मान लीजिए गलती से उनके जो क्लास मतलब क्लास टीचर या फिर ट्यूशन में जो टीचर होते हैं, वो टीचर अगर उनको गलती से मतलब मुंह से स्लिप हो गया और वो बोल दिए कि 2 × 2 = 8, ऐसे कर दिए, तो अब जो 2 × 2 = 4 था, मम्मी कह रहे थे, और यहाँ पे बच्चे ने पढ़ा अपने टीचर के पास 8। घर पे जाके जब मम्मी पूछेगी टीचर ने क्या पढ़ाया, 2 × 2 = 8, मम्मी बोलेगी कि नहीं नहीं 2 × 2 = 4 होता है। ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है। वो बोलेंगे नहीं, टीचर ने कहा है तो कहा है, टीचर ने कह दिया तो हम मान लेंगे। इसका मतलब है ऑथोरिटेरियन नॉलेज, ऑथोरिटी आपको जो बोलेंगे आप वो मान लोगे, लेकिन लॉजिकल नॉलेज में वो नहीं होता है। इट इज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब वही चीज का एग्जांपल अगर लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग में यू विल फाइंड आउट द आंसर इटसेल्फ, कि क्या सच में 2 × 2 = 4 होता है या 8 होता है। सर ने कहा एक, मम्मी ने कहा कुछ और, देखते हैं कौन सा सही होता है। फिर आप खुद उसको रिसर्च करोगे, यानी आप लॉजिकली सोचोगे, आप उस नॉलेज को वेरीफाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट द रियल नॉलेज। दैट इज लॉजिकल नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। आपको कोई भी कह देगा यहाँ पे मैंने भूत देखा था, वहां पे एक आत्मा देखा था, तो आप उसको रीजनिंग के थ्रू करोगे कि नहीं मुझे तो नहीं लगता, चलिए इसका रीजन बताइए, क्यों दिखा आपको, क्यों लगा ये, हेलुसिनेशन हो सकता है आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है एम्पिरिकल नॉलेज, एम्पिरिसिज्म, एक वर्ड आता है एम्पिरिसिज्म, उससे आता है एम्पिरिकल। एम्पिरिसिज्म मतलब जब आप कोई चीज को वेरीफाई करते हो, यानी कि विच इज साइंटिफिक, विच इज वेरीफाइबल। ठीक है, empirical knowledge relies on objective facts that have been established and can be demonstrated. empirical मतलब टेस्टेबल। ठीक है, मान लीजिए empirical knowledge कौन सा है, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर,
ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये जो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एम्पिरिकल नॉलेज भी। मान लीजिए आपको मेरे पे विश्वास नहीं हुआ कि सच में क्या मतलब ऑयल जो है वो पानी पे तैरेगा, तो आपको मैं खुद दे दूंगा ऑयल और वाटर, तो आप उसमें डालोगे तो क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया आपने और खुद को भी पता चल गया कि नहीं ये बात सच है कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ देयर मास। उनका जो मास है उसके हिसाब से एम्पिरिकल नॉलेज जो है ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये एम्पिरिसिज्म का मतलब है विच कैन बी वेरीफाइड, वो नॉलेज जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो और डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हो। रिवील्ड नॉलेज, अब ये एक प्रकार का नॉलेज होता है जब आप किसी चीज पे बहुत स्टडी करने के बाद आप कुछ फाइंड आउट करते हो। इट इज द टाइप ऑफ नॉलेज विच इज बीइंग नोन अस आफ्टर एन इंक्वायरी। आप इंक्वायरी करने के बाद आपको ये पता चला। से फॉर एग्जाम्पल बहुत रिसर्चर ने रिसर्च करने के बाद उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने कहा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना था, ठीक है। कोई कह रहा है कि ब्लैक होल थ्योरी से बना है, कोई कह रहा है कि बड़े बड़े एटॉम्स जो आते हैं, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं इसको, एस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज का टकराने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे इंक्वायरी आए हैं। वैसे ही आप कुछ मतलब मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हो, एक रिसर्च कर रहे हो वुमेन एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है, वो स्टडी करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप उस पे आप स्टडी करते हो तो आपको जो फाइंडिंग्स मिलेगा एट द एंड दैट इज रिवील्ड नॉलेज। एट द एंड आपको क्या रिजल्ट मिलता है, दैट इज रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब कुछ डेफिनेशंस जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन इज अ मस्ट, याद रखिएगा। डेफिनेशन मैंने कहा था, फिर भी मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, किस किस चीज का आपको डेफिनेशन पढ़ना है। एक आपका फिलोसफी हो गया, फिलोसफी तो आप पढ़ोगे ही, साइकोलॉजी का पढ़ोगे, एजुकेशन का डेफिनेशन पढ़ोगे, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ोगे, ठीक है। और आपका ओके रिवील्ड, और एक बार ना, रिवील्ड मतलब जो रिवील करा जाता है, बहुत स्टडी करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिला, जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया, दैट इज रिवील्ड नॉलेज, ठीक है। तो इन सारे चीजों का डेफिनेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे कहा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिलोसफी का, साइकोलॉजी का, एजुकेशन का और सोशियोलॉजी का, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देखिएगा। इसका डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ अरिस्टोटल अबाउट फिलोसफी, फिलोसफी इज अ साइंस which investigate the nature of being as it is in itself। फिलोसफी एक विज्ञान है जो कि नेचर ऑफ बीइंग मतलब जो चीजें हैं उसको इन्वेस्टिगेट करता है, जैसा है वैसा, मतलब जो चीजें जैसे हैं वैसे ही इसको इन्वेस्टिगेट करता है, ऐसा ही एक विज्ञान होता है फिलोसफी। नेक्स्ट इज प्लेटो। प्लेटो ने कहा फिलोसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, मतलब कि हर एक चीज का इटर्नल नेचर यानी कि अंदरूनी जो उसका गुण है वो जानने के लिए कोशिश करता है, वो होता है फिलोसफी, ठीक है। फिच ने कहा फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, फिलोसफी मतलब नॉलेज का विज्ञान होता है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा फिलोसफी लाइक ऑल अदर स्टडीज एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज, और दूसरे अध्ययन के जैसा फिलोसफी भी नॉलेज पे ही फोकस करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा फिलोसफी इज द लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, फिलोसफी एक मतलब लॉजिकल इंक्वायरी है जो कि रियलिटी के नेचर पे स्टडी करता है, इंक्वायर करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन, अब एजुकेशन तो बहुत ही सिंपल, आप सभी ने पढ़ा होगा। एजुकेशन जो वर्ड है ये इन चार इंपॉर्टेंट वर्ड से आए हैं, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू नरिश, बच्चे को नरिश करना, बढ़ाना। एडुसियर का मतलब होता है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रॉ आउट, आगे लाना, ब्रिंग फोर्थ आगे लाना, एंड टू ड्रॉ आउट मतलब बच्चे के अंदर से जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना। एंड थर्ड में आता है एडुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग अ ट्रेनिंग, मतलब जो बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं या फिर पढ़ाते हैं उसको एडुकेटम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ईडुको, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, विद से आता है, बहुत सारे हैं, लेकिन ई प्लस डुको, ई का मतलब होता है आपका आउट ऑफ, डुको का मतलब होता है लीड, आउट ऑफ और लीड, सो इट मींस टू लीड आउट। लीड आउट मतलब बच्चे के अंदर से आपको जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना है, जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी। हाँ, डेफिनेशन मैंने कहा था एजुकेशन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने यहाँ पे वेस्टर्न एंड इंडियन ऑथर्स के लिखे हैं, बाकी आप
भी और भी डेफिनेशंस पढ़िएगा जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। अरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक सुस्त शरीर में सुस्त दिमाग क्रिएट करना एजुकेशन का लक्ष्य होता है। जॉन डेवे ने कहा एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। शिक्षा का मतलब, शिक्षा एक प्रक्रिया होता है जहां पे हम अपने एक्सपीरियंसेस को, तजुर्बे को फिर से बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, मतलब लगातार हम उसको, अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजुर्बे को मॉडिफाई करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, एजुकेशन हमें सिखाता है हर एक चीज बदलता है, तो हमारा तजुर्बा भी बदलना चाहिए। पहले हम स्मार्टफोन क्या है वो नहीं पता था, अब हमें टैबलेट का भी पता है, अब हमें स्क्रीन टच का भी पता है, 5G का भी पता है। धीरे धीरे अपने आप को, खुद को समय के साथ बदलना पड़ता है। गो विद द फ्लो। नेक्स्ट फ्रोबेल आते हैं, उन्होंने कहा एजुकेशन इज द अनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड डेवलप्स हिज इनेट क्वालिटीज। एजुकेशन आपके अंदर का जो जेम होगा, ठीक है, आपके अंदर में जो छिपा हुआ जो करिश्मा है उसको बाहर निकालना। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद जी भी वही कह रहे हैं, आपके अंदर कुछ मतलब अंदरूनी क्वालिटीज हैं, कुछ अच्छे कुछ क्वालिटीज आपके अंदर छिपे हुए हैं, उसको बाहर निकालना एजुकेशन होता है। और ये एक प्रक्रिया होता है जहां पे बच्चे अपने अंदर के क्वालिटीज को और डेवलप करते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि अंदर में क्या क्वालिटी है, वो टीचर को पता होता है, एजुकेशन को पता होता है, वो वही क्वालिटीज को डेवलप करता है कॉन्टिन्यूअसली। महात्मा गांधी जी, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा का मतलब मैं ये समझता हूँ बच्चों का ऑलराउंड क्वालिटी बाहर निकालना, चाइल्ड का, मैन का, और वो भी कैसे, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट एंड स्पिरिट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा। श्री अरविंदो जी ने कहा एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट दैट इज इन इटसेल्फ। एजुकेशन का मतलब है कि आप उस आत्मा को, आत्मा यहाँ पे इंसान ही होता है, इंसान को मदद करेंगे ताकि उसके अंदर जो छिपा हुआ जो क्वालिटी है वो उसे बाहर निकाल सके। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। एजुकेशन क्या करता है, डिवाइन परफेक्शन, भगवान में कुछ क्वालिटी आप में दिया है, उस क्वालिटी को आप बाहर लाके उस इंसान को वो क्वालिटी दिखाना, और क्वालिटी मतलब प्रक्रिया जो है प्रदर्शित करना, उसे दिखाना, उसे एक्चुअलाइज करना, उसे मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना ही होता है शिक्षा। टैगोर जी ने कहा एजुकेशन इज दैट विच मेक्स वंस लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस एंड thus enable the mind to find out that ultimate truth which gives us the wealth of inner light and love and gives significance to life। इन्होंने कहा एजुकेशन वो होता है जो आपके जीवन को और भी सुखी बनाता है, हार्मोनी बनाता है विथ ऑल एग्जिस्टेंस जो भी आपके पास है, और आपके माइंड को अल्टीमेट ट्रूथ जानने के लिए, अल्टीमेट ट्रूथ कहां पे मिलेगा, वेल्थ ऑफ इनर लाइट, आपके अंदर के प्रतिभा को, अंदर के आलोक को जानने के लिए कोशिश करेगा, लव, प्यार को जानने की, समझने की कोशिश करेगा, एंड गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ। क्योंकि जब तक आप ट्रूथ के बारे में नहीं जानते हो, आपके लाइफ का कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अब हम चलेंगे फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, फिलॉसफी और एजुकेशन के रिलेशन का क्या है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। ये डेफिनेशन में से जरूर डेफिनेशन आता है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, रॉस का डेफिनेशन, एडम्स का डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए इनका जो रिलेशन है उसको टेस्ट करेंगे थ्रू डेफिनेशन। डेफिनेशन भी हो जाएगा और रिलेशन भी पता चल जाएगा। जे.एस. रॉस ने कहा फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिलॉसफी और शिक्षा। यानी कि अगर एक तरफ फिलॉसफी है, दूसरी तरफ जरूर एजुकेशन होगा। ठीक है, दोनों ही अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडेज टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वन फॉर ऑल क्लियर्ड अप। जब तक फिलॉसफी के सारे सवालों का आंसर नहीं मिल जाता है, तब तक शिक्षा को कभी रेस्ट नहीं मिलेगा, हॉलीडे नहीं मिलेगा। यानी कि फिलॉसफी क्वेश्चन करता है, एजुकेशन उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। जॉन एडम्स ने कहा एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी, इट इज द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल बिलीफ। एजुकेशन फिलोसफी का डायनेमिक साइड है, मतलब फिलोसफी इज द थ्योरेटिकल पार्ट, एजुकेशन इज द डायनेमिक और प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, फिच ने कहा द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस विदाउट फिलोसफी।
एजुकेशन का जो आर्ट है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक फिलॉसफी उसको कंप्लीट नहीं करता। जॉन डुवे ने कहा फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेजेस। फिलॉसफी क्या है? थ्योरी ऑफ एजुकेशन है अगर हम जनरली बात करें। तो अगर थ्योरी ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी है तो प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी इज एजुकेशन। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होता है तो एक बार यस लिख दीजिए। सबको अगर अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स। जो लोग यूट्यूब में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में देखिएगा जो फिलोसोफर्स होंगे उनका थिंकिंग जो है बेसिकली इट लीड्स टू लाइफ, इट लीड्स टू करिकुलम। ठीक है, जैसे इंडियन फिलोसफी जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम लोग गॉड, ठीक है, मतलब बर्थ रीबर्थ इस पे फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म अगेन कीवर्ड क्या है? एग्जिस्ट करना। एग्जिस्ट मतलब खुद को जिंदा रखना। इसका मतलब यह है कि जब आप जिंदा नहीं रहोगे, when you will not survive yourself, then how would you think of others? ठीक है, जब आप खुद जिंदा नहीं रहोगे तो दूसरों का क्या मदद करोगे? ठीक है, चलिए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो थ्योरी है ये वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। ठीक है, मतलब पहले सोरेन किर्केगार्ड ने इसके बारे में कह दिया था लेकिन ये पॉपुलराइज हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे फैमिलीज जो है बिछड़ गए थे, मर गए थे। किसी ने अपना पापा खोया, किसी ने अपने भैया खोया, कोई पति खोया, कोई दोस्त खोया। इसके बाद सभी का जीने जीना जीना नहीं रहा। उसके बाद ये एग्जिस्टेंशियलिज्म आया कि पहले खुद जी लो फिर दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है, चलिए एक्जिस्टेंशियलिज्म रिप्रेजेंट अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रैशनलिज्म ऑफ ट्रेडिशनल फिलोसफी। ये ट्रेडिशनल फिलोसफी का जो रैशनलिटी है या फिर जो रीजनिंग है या फिर जो प्रिंसिपल है इसको ये रिजेक्ट करता है। ये एक मॉडर्न फिलोसफी है। अकॉर्डिंग टू देम द इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इज सुप्रीम। याद रखिए, मैंने कहा था कि टर्म्स याद रखिए। इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इज सुप्रीम। दुनिया में सबसे ऊंचा क्या है? इंडिविजुअलिटी। आप खुद क्या हो वो इंपॉर्टेंट है। आपके बगल में कोई मिलियनर है, आपके बगल में कोई भिखारी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप क्या हो दैट मैटर्स। जब आप जॉब में जाते हो अपना बेस्ट फ्रेंड का सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हो, अपना खुद का सर्टिफिकेट लेके जाते हो। आपके पास जब पैसा होता है तो आप खाते हो, जब आपको बीमारी होती है तो आपको दर्द होता है, किसी और को नहीं। इसका मतलब है मैन इज पर्सनल। ठीक है, एवरीथिंग इज पर्सनल। द इंडिविजुअलिटी इज ग्रेटर देन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। देखिए इंडिविजुअलिटी, आप खुद जिंदा रह रहे हो, आप खुद जो कर रहे हो इट इज ग्रेट, वही सबसे बड़ा है देन एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। सोसाइटी का छोड़ दीजिए, नेशन का छोड़ दीजिए, कोई जिंदा रहे ना रहे, सोसाइटी हो ना हो, नेशन हो ना हो, आप खुद जिंदा रहो, वह सबसे बड़ा बात है। The notion of that human exist first and then each individual spend lifetime changing their essence और nature। जिंदा रहना पहले सीखो, उसके बाद अपने आप को चेंज करते रहना। से फॉर एग्जाम्पल जब आप बचपन में, याद कीजिए, जब आपने मतलब यू टुक बर्थ, आफ्टर राइट आफ्टर बर्थ क्या आपने सोच लिया था मुझे लेक्चरर बनना है? क्या आपने सोच लिया था मुझे प्रोफेसर बनना है? क्या आपने ये सोचा था कि एडुकेशन पढ़ना है? क्या आपने सोचा था कि मुझे यहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा या फिर मुझे मतलब लाइफ में इस चीजों का प्रिपेयर करना पड़ेगा? नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। जब आप पढ़ाई कर रहे थे क्या आपने सोचा था? स्कूल में तो किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लो, कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, आर्मी में जाना है, लेकिन स्कूल पास करते ही वो कहता है कि चलो कोई भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए। एम आई राइट और नॉट? मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो बोलिए अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन मेरा मानना यह है दुनिया में सभी का कोई ना कोई मतलब अपना खुद का एक फैंटेसी भी होता है, एक ड्रीम भी होता है। ड्रीम वो होता है जो आप कर पाते हो, फैंटेसी वो होता है जो आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। ठीक है, मुझे सिंगर बनना है लेकिन मेरा गला इतना बैठा हुआ है कि मैं अगर यहाँ पे कुछ कह भी दूं तो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिंगर बनना है। मुझे यहाँ पे मतलब क्रिकेट देखते देखते ऐसा आदत हो गया मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन मुझे बॉल नहीं दिखता ठीक से। ठीक है, तो मतलब कि ये फैंटेसी है। इसका मतलब ये है बचपन में किसी ने नहीं सोचा था मुझे क्या करना है, लेकिन जब आप सिचुएशन में आ जाते हो, जब आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप सोचते हो मुझे करना क्या है, मुझे अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, मुझे लाइफ में करना क्या है। इस टाइम में आते हैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट। वो कहते हैं यू एग्जिस्ट फर्स्ट। पहले आप कंपटीशन में आ जाओ, फिर आप सोचना कि आपको लेक्चरर बनना है कि प्रोफेसर बनना है कि आपको लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या करना है। ठीक है, पहले जिंदा रहो फिर अपना आइडेंटिटी खुद बनाना है।
दे क्लेम दैट मैन हैज बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और इन्होंने हमेशा से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो फील्ड है उसके अगेंस्ट ये इन्होंने काम किया, कि इन्होंने कहा मतलब इंसानों को, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्होंने बस एक हथियार बना दिया है, इसीलिए इंसान अपने आप को जी नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हैं जो इंडस्ट्री उनसे चाह रहा है। मतलब कि जानवर जैसा वो काम कर रहे हैं लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है। सोरेन किरकेगर्ड, a Danish minister and philosopher, is considered to be the founder of existentialism। ये फाउंड किए थे एग्जिस्टेंशियलिज्म को, एक डेनमार्क के मिनिस्टर भी है और फिलोसोफर भी है। बाद में इसको पॉपुलराइज किसी और ने भी किया है। चीफ कंट्रीब्यूटर्स, इनसे भी सवाल आते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म में तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट नाम होते हैं और एक नाम लास्ट में लिखा गया बस उनके एक ही चीज के लिए। फर्स्ट है सोरेन किरकेगर्ड, आपको पता ही है, फादर ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फर्स्ट यूरोपियन फिलोसोफर हु बियर्स द एग्जिस्टेंशियलिस्ट लेबल। फर्स्ट यूरोपियन है जिनको ये लेबल मिला है एग्जिस्टेंशियलिस्ट का। देन आता है मार्टिन हेडगर, उनका एक किताब था बीइंग एंड टाइम, उनका किताब है बीइंग एंड टाइम, गिव अ वेरी इंप्रेसिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। The prominence of important themes of existentialism like care, anxiety, guilt, and above all, death is brought out here। इन्होंने यहाँ पे केयर के बारे में बात किया है, एंग्जाइटी के बारे में बात किया है, गिल्ट के बारे में बात किया है और डेथ के बारे में भी बात किया है। इट इज वेरी पॉपुलर, ये बुक बहुत पॉपुलर है और बुक का भी क्वेश्चन आता है। हम देखिए फिलोसफी में आपको सब कुछ पढ़ाते हैं, मतलब कौन सा किताब किसने लिखा है ये भी पूछा गया है। ठीक है, की टू हेल्थ किसने लिखा है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, की टू हेल्थ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर पूछा जाए बिंग इन टाइम किताब किसने लिखा है, दैट इज मार्टिन हेडगर। अब चलते हैं जॉन पॉल सार्ट्रे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंसान। ही स्ट्रेस्ड दैट मैन्स एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ये चीज को नोट कर लीजिए हमेशा के लिए, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस पहले आता है, बाद में आता है एसेंस। मतलब आप पहले एग्जिस्ट करोगे तभी आपका एसेंस बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा। मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही पर्पसेस, ही एग्जिस्ट ओनली सो फॉर एज ही रियलाइजेस हिमसेल्फ। जब तक आप अपने आप को रियलाइज कर सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, तब तक आप एग्जिस्ट करोगे, उसके बाद आप नहीं करोगे। अगर आप किसी दूसरे के लिए जीना चाहते हो तो आप नहीं जी रहे हो, वो जी रहा है। He is therefore nothing else but the sum of his actions, nothing else but what his life is। मतलब कि जब तक आप खुद के बारे में जी रहे हो तब तक ठीक है, जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे, दूसरे के लिए जियोगे, तो आप नहीं जियोगे, वो जिएगा। वो जी रहा है लेकिन आप नहीं जी रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा नहीं है कि आप अपना लाइफ नहीं जी रहे हो। ठीक है, ये कह रहा है नथिंग एल्स बट व्हाट हिज लाइफ इज। ठीक है, आप जो लाइफ, व्हाट इज लाइफ अगर पूछा जाए, सो लाइफ इज द सम ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, जब आप रियलाइज करते हो अपने आप को तो आपके एक्शन को रियलाइज करो, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, वही होता है लाइफ। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेडरिक नेट्स। इन्होंने, नेट्स ने कहा क्या, गॉड इज डेड, गॉड इज डेड। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भगवान मर चुके हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अब एग्जिस्टेंशियलिज्म का मेटाफिजिक्स क्या है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्या कहते हैं, व्हाट इज रियलिटी। ये कहते हैं मैन क्रिएट्स हिज ओन मीनिंग इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में इंसान खुद का दुनिया बनाते हैं, खुद का मीनिंग बनाते हैं और खुद का मतलब बनाते हैं। मतलब कि से फॉर एग्जांपल अभी आपने फिलहाल में देखा होगा डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब इंडियन वैल्यू। अब रुपीज का देख लीजिए आप। ठीक है, रुपीज और डॉलर में कंपेयर कीजिए, डॉलर बढ़ रहा है और रुपीज घट रहा है। इसमें क्या कह सकते हो आप, इसका जो मीनिंग था, वंस अपॉन ए टाइम इट वाज अराउंड 80 रुपीज, नाउ इट इज अराउंड 92 और 93 रुपीज। नाउ व्हाट इज चेंजिंग, द मीनिंग इज चेंजिंग। डॉलर इज सेम, $1 इज सेम, $1 इज सेम, बट द मीनिंग इज डिफरेंट। 80 रुपया था, अब 92 हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैन क्रिएट्स ओन मीनिंग इन दिस वर्ल्ड। फॉर देम रियलिटी इज बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर कोई एग्जिस्टेंशियलिज्म से पूछे या फिर एग्जिस्टेंशियल को पूछे कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि आप अभी जो हो वही सच है। आप आपके आंखों के सामने जो देख रहे हो वही सच है। आप अभी जिंदा हो, दैट इज रियल। अभी रात के 7:30 बजने वाले हैं, दैट इज रियल। आप अभी आराम से खा पी कर बैठे हो, क्लास कर रहे हो, दैट इज रियल। बाकी रियल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं है या तो फील नहीं किया है। आगे क्या होगा, 2 घंटे के बाद क्या होगा, क्या आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो। सो जो आपने नहीं देखा है उसको कैसे कह सकते। ट्रूथ इज रिवील्ड इन अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग एंड दे से वी एक्सपीरियंस द ट्रूथ विद इन अस।
ट्रूथ क्या होता है उनके हिसाब से, सच्चाई क्या है, व्हाट इज ट्रू? ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग। इसका मतलब क्या है? आपको दुनिया जैसे दिखता है मुझे नहीं दिखता, मुझे जैसे दिखता है शायद मेरे टीचर को ना दिखता हो, और हम सबको जैसे दिख रहा हो, किसी ऐसे इंसान के पास चले जाओ जिसने सब कुछ खो दिया है अपना, उसका एक्सपीरियंस वैसा नहीं होगा। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज एवरी ह्यूमन हैज इट्स ओन इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन एज वेल एज फीलिंग्स। उसके फीलिंग के हिसाब से उसका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, इसलिए ट्रूथ इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसीलिए कहा जाता है वी एक्सपीरियंस द ट्रूथ विद इन अस। हम अपने अंदर ही ट्रूथ को पता कर सकते हैं, क्योंकि अंदर का बात हमें ही पता है। इट कैन बी सॉर्ट बाय रिस्पॉन्डिंग टू देयर ओन फीलिंग्स, ओन सिचुएशन एंड आवर ओन सोल। तो ये जो ट्रूथ है वो कैसे पता चलेगा? खुद के फीलिंग्स को पूछो, खुद के सिचुएशंस को पूछो और खुद के सोल को पूछो। सो ओनली दैट इज रियल विच इज पर्सनल। ये बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज रियल? रियलिटी इज पर्सनल। पर्सनल क्यों? क्योंकि सभी का अपना अपना देखने का नजरिया है। ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल, आप चार नहीं, तीन दोस्त हो, ठीक है? यू आर थ्री फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मार्केट। मार्केट में आपने गॉगल्स लिया, ठीक है, रिफ्लेक्टर जो भी आप कह ले, चश्मा लिया आपने, ठीक है। एक ने लिया ब्लू, एक ने लिया रेड, एक ने लिया ग्रीन। अब बताइए पहनने के बाद आपको दुनिया कैसे दिखेगा? पर्सन ए को कैसे दिखेगा? रेड दिखेगा या ब्लू दिखेगा? ऑब्वियसली ब्लू दिखेगा। इसको कौन सा दिखेगा? रेड दिखेगा दुनिया। इसको ग्रीन दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन सबका देखने का नजरिया अलग अलग है। नजरिया क्या होता है? व्यू पॉइंट। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड व्यू कहा जाता है इसको। वर्ल्ड व्यू, दुनिया को कौन कैसे दिखता है। तो हम कैसे दिख रहे हैं? ब्लू दिख रहा है, इसको रेड दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि आंखों के सामने का जो लेंस है वो हमें दिखा रहा है ये रेड ब्लू है, ये रेड है और ये ग्रीन है। वैसे ही होता है हमारा एक्सपीरियंस। हमारे पास जो लेंस है वो हमारा फीलिंग है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। हमने अगर लाइफ में बहुत खुश है, हमें बहुत कुछ मिला है, तो वी आर हैप्पी। फॉर अस लाइफ इज एन एंजॉयमेंट। अगर मान लीजिए किसी ने सब कुछ खो दिया अपनी जिंदगी में, उसको लगेगा लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट, लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज अ हर्डल। उसको ऐसे लगेगा। जिसको दुनिया में कुछ लेना देना ही नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको बस लगेगा लाइफ इज अ टाइम पास। ठीक है? लगेगा कि नहीं लगेगा? सो इट इज पर्सनल, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। A human being's fundamental drive or urge should be to exist and to be recognized as an individual. ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट अर्ज, ड्राइव या फिर गोल होना चाहिए एग्जिस्ट करना और एक इंसान बनना, बस इतना ही। दिस विल गिव हिम और हर अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन लाइफ। बस आप जिंदा रहो, आप एग्जिस्ट करो और एक इंसानों के जैसा बिहेव करो। इंसानों के साथ रह रहे हो तो इंसानों के जैसे रहो। बाकी आप किसके लिए जियोगे? खुद के लिए जियो। किसी के लिए जीने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जिस्ट योर सेल्फ, इट इज पर्सनल। ठीक है? तो जब ये सब कर लोगे देन यू विल गेट सम सिग्निफिकेंस इन योर लाइफ। तो आपके लिए लाइफ जो है ना वो शानदार लगने लगेगा। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज क्या होता है? सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है जिनिस्मिता, सब्जेक्टिव मतलब विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप एक टीचर हो, आपके लिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 5 दो स्टूडेंट हैं। इन दोनों को जैसा आप सोच रहे हो वैसे कोई और टीचर सोचेगा क्या? नहीं सोचेगा। क्योंकि जिन्हें स्मिता जानते हैं वो बच्चा कितना डेडिकेटेड है। वो आपके सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं ये बच्चे, रोल नंबर 1 एंड 5। बट मैथ्स टीचर डू नॉट लाइक दीज टू स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मैथ में वो लोग अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए मैथ्स टीचर को नहीं पता है। आप कहोगे नहीं ये दो बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैथ्स टीचर कहेंगे बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्यों? आप कहोगे सर मैं तो कह रहा हूं अच्छा है, लेकिन आप क्यों कह रहे हो कि अच्छा नहीं है? क्योंकि इट इज पर्सनल, इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट। आप जो सोच रहे हो वो मैथ्स का टीचर नहीं सोच रहा है। ठीक है? सो इट इज सब्जेक्टिव। ठीक है? एपिस्टेमोलॉजी। अब आते हैं नॉलेज में। नॉलेज क्या है इनके रिगार्डिंग? नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू द मीडिया ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज। नॉलेज आता है आपके एक्सपीरियंस से, आपके कॉन्शियसनेस से, कितना आप जान सकते हो, कितना आपने एक्सपीरियंस किया है, और वो भी थ्रू ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि नॉलेज कोई ASCII कोड में आएगा जिसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में आता है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ह्यूमन इज पर्सनल ना। जो पर्सनल होता है वो पर्सन अपने आप में जो एक्सपीरियंस करता है वही आपका नॉलेज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं एक, शायद
मतलब कि आप सभी को ये सब अभी बहुत ही सेंसिटिव लग सकता है, क्योंकि यू ऑल आर इन दैट एज टू अंडरस्टैंड कि देखिए, मान लीजिए आपने दुनिया में किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया। अब किसी पे भरोसा करना तो गलत नहीं है, आपने भरोसा किया, दैट इज योर एक्सपीरियंस। अब जब भरोसा टूट जाता है तो आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज भी मिलता है। एक्सपीरियंस तो बेटर रहा ही, लेकिन जब नॉलेज क्या मिलता है कि भाई दुनिया में किसी पे क्या नहीं करना, भरोसा नहीं करना। अब क्या हो गया? एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज मिला, यानी ये कहते हैं, वही तो चीज ये कह रहे हैं कि नॉलेज जो बनता है ना खुद के एक्सपीरियंस से बनता है। से फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए भरोसा भी किया और भरोसा टूट भी गया, लेकिन पर्सन बी भरोसा भी किया और उसको भरोसा मिला भी। अब इन दोनों का एक्सपीरियंस भी तो सही नहीं हो सकता ना। इसको भरोसा, इसका भरोसा टूट गया, सो नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन ए, बट नॉलेज इज डिफरेंट फॉर पर्सन बी। ठीक है? there was no knowledge before the existence of human being and there will be no knowledge after him। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉलेज सिर्फ आप ही तक वैलिड है, यानी कि आपसे पहले कोई नॉलेज था नहीं, आपके बाद कोई नॉलेज आएगा नहीं। आप कहोगे सर फिर हम जब बच्चे थे तब हमारे मम्मी पापा जो कहते थे व्हाट इज दैट नॉलेज, देखिए मैं कहता हूं व्हेन यू इंटरप्रेट दैट नॉलेज विद इन योरसेल्फ, एक्सपीरियंस द नॉलेज फॉर योरसेल्फ, जब आप खुद इसको एक्सपीरियंस करते हो तब ये नॉलेज बनता है। नहीं तो बाकी सारे तो इन्फॉर्मेशन होते हैं, डेटा होता है। ठीक है? जब आपने खुद को एक्सपीरियंस किया, आपको जो नॉलेज मिला दैट इज रियल, यानी कि जब आप थे उस टाइम में नॉलेज बना, आपसे पहले तो नहीं था। आपके बाद भी कोई नॉलेज आएगा ये भी मत सोचना। ऑल ही और शी नोज इज बाय चॉइसेस। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया कि ये नॉलेज आपको लेना है। नॉलेज आप क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपका ये चॉइस है। आप भी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एग्जाम के लिए, देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम आप क्लास कर रहे हो, वेयर एज बाकी जो स्टूडेंट्स है वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज इट इज देयर चॉइस। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि इट इज योर चॉइस। क्लियर है? ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे। आपको जो सही लगेगा वो आप करोगे। किसी को लगेगा चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, वो सो जाएगा। किसी को लगेगा छोड़ो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो वो पढ़ लेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। नॉलेज इज वैलिड विच इज वैल्यू टू द इंडिविजुअल। जो इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है, वही नॉलेज वैलिड होता है। मान लीजिए मेरे पास एक नॉलेज है जो कि मेरे कोई काम का नहीं है, सो द नॉलेज इज नॉट वैलिड। सेल्फ नॉलेज इज द की टू ऑल नॉलेज। खुद नॉलेज गेन करने से सारे नॉलेज मिलेंगे। वैल्यूज क्या आते हैं एक्सोलॉजी पे? ये कहते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट कोड टू फॉलो। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड होता है, यानी कि परमानेंट वैल्यू कोई होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल एथिक्स, हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग इज टू बिकम an individual, or authenticity is equal to psychological coherence, integration is equal to not merely being alive but having real life by being true to yourself। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका एथिक्स, या फिर आपके अंदर अच्छाई क्या है? एक अच्छे इंसान बनना, बिकमिंग एन इंडिविजुअल। बस इंसान बनो, खुद को जिंदा रखो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और आप यूं कह सकते हो ऑथेंटिसिटी, आप एक जेन्युइन इंसान हो। ठीक है? इसमें क्या क्या आएगा? जेन्युइन का मतलब साइकोलॉजिकल कोहेरेंस, मतलब आप दिमागी तौर पे सही हो। इंटीग्रिटी, आप सबको लेकर के चलना चाहते हो, मतलब सभी के लिए आप इंटीग्रिटी मतलब सभी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जियोगे, एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपके लिए स्पेशल सा एक जगह बनाया जाएगा, नहीं, आप इस सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज इट। नॉट मियरली बीइंग अलाइव, सिर्फ जिंदा रहने से नहीं होगा, हम खुद को इस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस आगे बढ़ते चलेंगे। बट हैविंग अ रियल लाइफ बाय बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। ट्रू टू योरसेल्फ मतलब आप जो करोगे खुद के लिए सही करोगे। मे बी आप जो करते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप अभी टीचर बनना चाहते हो, ये आप अंदर से सोच रहे हो कि यस आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू टीच मेनी चाइल्ड, आई वॉन्ट टू शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप ये सोच के टीचर बनना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी ये पसंद नहीं करते हैं, कि उन्हें ये नहीं लगता कि आप टीचर बनोगे तो अच्छा पढ़ा पाओगे। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कह रहा है जो आपको सही लग रहा है वही सही है। ठीक है? कि बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, जो आपको सही लग रहा है वही करो, दूसरों की बात मत सुनो। They agree that as long as empirical spirit remains alive, it must remain open to correction as there are no fixed values। ये कहते हैं जब तक आपके अंदर एम्पिरिकल स्पिरिट है। एम्पिरिकल मैंने क्या कहा था?
वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी, ठीक है। जब आप इसको वेरीफाई करोगे, टेस्ट करोगे, जब तक आपके अंदर हर चीज को टेस्ट करने का स्पिरिट है, वो जज्बा है, ठीक है, तब तक आपके पास कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि आप हर एक वैल्यू को टेस्ट करोगे। ये वैल्यू क्या मेरे लिए सही है, क्या वो सही है। देखिए, जब हम कपड़ा भी खरीदते हैं, चप्पल भी खरीदते हैं, तो बार बार पहन के मतलब फोटो लेकर के, थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा इधर उधर घूम के अच्छी तरीके से देखते हैं कि ये मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही वैल्यूज जो होते हैं ना, उसको भी आप टेस्ट ही करते हो, क्या ये वैल्यू मेरे लिए सही है, क्या इस टाइम में, एट द प्रेजेंट टाइम, इज इट एप्लीकेबल टू माई सिचुएशन, ये सारे आप सोचते हो। ह्यूमन बीइंग इन्वेंट लॉ फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ एंड डज नॉट पिन हिज और हर फेथ इन प्री एस्टेब्लिश्ड वैल्यूज। ह्यूमन अपना लॉ खुद बनाते हैं, कोई पुराना वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए इनको अकॉर्डिंग, कि शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए टू प्रोवाइड लिबरल एजुकेशन, फ्रीइंग मैन फ्रॉम हिज आइसोलेशन एंड हिज एनोनिमिटी, freeing his mind from confusion that prevent him from seeing his situation and his power। आपको क्या करना है, लिबरल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, कोई ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड करते हो तो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में चले जाते हैं, जो कि उन्हें एक टूल के जैसा यूज करते हैं। इसीलिए लिबरल एजुकेशन प्रोवाइड करो, जिससे ह्यूमन बीइंग अपने आप को मुक्त कर सकता है फ्रॉम आइसोलेशन, फ्रॉम एनोनिमिटी, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एक इंसान जब खुद को पूरी तरीके से डेवलप करेगा, तभी दुनिया में वो लड़ सकता है, तभी दुनिया में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। According to them, education should make a man subjective and should make him conscious for his individuality or self। यानी कि इंसान को सब्जेक्टिव बनना है, ठीक है। एजुकेशन क्या करेगा, सब्जेक्टिव बनाएगा। सब्जेक्टिव का मतलब यू आर नॉट इक्वल टू अदर्स, व्हाट अदर्स थिंक यू डोंट थिंक। मतलब आप कैसे दूसरों से अलग हो, कैसे आप सोचते हो, हाउ यू डिफर फ्रॉम अदर्स, ये सारी चीजें उनको समझाता है, सिखाता है। being self conscious, he will recognize his self and he will get an understanding of his being। अगर वो खुद को समझ पाएगा, देखिए आपके अंदर का सेल्फ समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब खुद को समझ पाओगे, तब आप ये समझ पाओगे कि आपका क्या वजूद है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सबका कोई ना कोई अपना रीजन होता है क्लास करने का, खुद का अपना रीजन है जॉब के लिए प्रिपेयर करने का, खुद का अपना भी कोई बर्डन होता है, बर्डन तो नहीं कह सकता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे कि किसी को यहाँ से क्लास कंप्लीट करने के बाद मार्केट जाना है, किसी को ट्यूशन करना है, किसी को मतलब कुकिंग करना है, किसी को घर बार का कोई काम, मेजर काम संभालना है, किसी को मेडिसिन लेने जाना है। सबका अपना अपना काम होता है। दे हैव देयर ओन इश्यूज, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट दे अंडरस्टैंड देयर रोल वेरी केयरफुली। उन्हें पता है कि उनका क्या करना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई के चक्कर में घर को छोड़ दिया, घर का काम छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं है कि काम के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिया। इन दोनों को बैलेंस करना ही लाइफ होता है, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है एजुकेशन सिखाएगा। To develop the ability of perseverance and tolerance in man so that he may live and adjust in the modern world without compromising individuality and subjectivity। ये कहता है इंसानों में परसिवियरेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, टॉलरेंस मतलब कि सहनशीलता होना चाहिए, ताकि वो दुनिया में अपने आप को बचा सकता है। करिकुलम क्या पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली वही फिक्स्ड करिकुलम तो रहेगा नहीं। वोकेशनल एजुकेशन इज रिगार्डेड मोर एज अ मींस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट अबाउट देमसेल्फ, देयर पोटेंशियल, देन ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन सिखाएंगे इंडस्ट्री के लिए नहीं, कैसे खुद को, मतलब हम वोकेशनल सीखेंगे, टेक्निकल नहीं, वोकेशनल सीखेंगे तो खुद अपना जिंदगी गुजारा कर सकते हैं। पॉट मेकिंग हो गया, वैसे जैसे पॉटरी हो गया, या फिर नीटिंग हो गया, स्विंग हो गया, ये सब सीखेंगे तो हम खुद का गुजारा खुद कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। इन टीचिंग आर्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म एनकरेज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन मोर देन कॉपिंग एंड इमिटेटिंग एस्टेब्लिश मॉडल। आर्ट पढ़ाते समय ये कहते हैं कि हमें क्रिएटिव होना है और किसी को कॉपी नहीं करना है। थियोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि थियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एग्जिस्टेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ एजुकेशन। अब आते हैं नेचुरल साइंसेस आर आल्सो स्टडीड। नेचुरल साइंसेस पढ़ाया जाता है क्योंकि हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है बच्चे का। दिस फिलोसफी सपोर्ट द इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट लाइक मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, ये भी प्रोवाइड किया जाता है। सेंट्रल प्लेस इज गिवन टू ह्यूमैनिटीज। देखिए, यहाँ पे कोई भी साइंस सब्जेक्ट ज्यादा नहीं है, ठीक है, फिजिकल साइंस, टेक्निकल साइंस ये नहीं है, ह्यूमैनिटीज ज्यादा है, क्योंकि हमें खुद को जानना है,
पोइट्री के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, म्यूजिक, आर्ट, नॉवेल एटसेट्रा। दे एक्सर्ट द ह्यूमन इम्पैक्ट इन रिवीलिंग ह्यूमंस इनहेरेंट क्विल्ट, सिन, सफरिंग, ट्रेजेडी, डेथ एंड लव। ये सारे चीजों को समझने में ह्यूमैनिटीज आपको मदद करता है। क्या क्या मेथड ऑफ टीचिंग रहेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू? ये तो एक मॉडर्न मेथड है, इसीलिए लर्निंग इज सेल्फ बेस्ड। ये इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। सेल्फ बेस्ड मतलब आप अपने तरीके से पढ़ोगे। अगर आप स्लो लर्नर हो, स्लोली पढ़ोगे। अगर आप एक क्विक लर्नर हो, क्विकली पढ़ोगे। टीचिंग बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब व्हाट डू यू थिंक। हम स्टूडेंट को कहेंगे कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और उसी से उनको पढ़ाएंगे। देन हो गया ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्टिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट वुड एम्प्लॉय द ट्रेडिशनल लेक्चर रिसाइट असाइन टेस्ट मेथड। लेक्चर रिसाइट असाइन टेस्ट मतलब लेक्चर करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, और उसके बाद टास्क देंगे, असाइन करेंगे, देन टेस्ट कराएंगे। ठीक है। देन ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, मुझे कोई कमेंट में बताइए, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, बताइएगा जरूर। देन आते हैं इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग इज फोस्टर्ड। हर एक इंडिविजुअल, याद रखिएगा कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म और एक है नेचुरलिज्म। ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म और नेचुरलिज्म, यही दोनों कहते हैं कि इंडिविजुअल शुड बी स्टडीड इंडिविजुअली, मतलब इंसानों को इंडिविजुअली पढ़ना चाहिए। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप लर्निंग को ये रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। ग्रुप में कभी डेवलपमेंट नहीं होता है, इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब होगा। ठीक है। तो नेचुरलिज्म हमेशा कहता है, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग कहते हैं। ठीक है। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कवरी मेथड। यस, ह्यूरिस्टिक मतलब डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं इसको। ठीक है। बहुत अच्छे। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर, जिसमें वो डिस्कवर करते हैं। बहुत अच्छे। एनी मेथड, देखिए एनी मेथड विच फोस्टर ग्रुप थिंकिंग और ग्रुप एक्शन वुड बी एलियन टू द एग्जिस्टेंशियलिस्ट। इनको रिजेक्ट करते हैं। ग्रुप थिंकिंग भी नहीं चाहिए, ग्रुप एक्शन भी नहीं चाहिए, ग्रुप ही नहीं चाहिए हमें। ठीक है। वेरी गुड, यहां तक हो गया। रोल ऑफ लर्नर क्या है, देखिए रोल ऑफ लर्नर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिएगा, they want to give full freedom to the child। बच्चे को पूरा फ्रीडम देना चाहिए। but the child should know the nature of self। उसको सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए। and will convert imperfection into perfection। उनके अंदर जो imperfection है उसको perfection में बदला जा सकता है। do not want the child to become selfish, autocratic, irresponsible। वो नहीं चाहते बच्चे को selfish, autocratic, irresponsible बनाना। फ्रीडम चाहिए उन लोगों के लिए। and child's power to the need, यानी कि चाइल्ड को पावर दिया जाएगा और नीड के अकॉर्डिंगली उसे प्रोविजंस दिए जाएंगे, मतलब उस हिसाब से एजुकेशन दिया जाएगा। अब हम चलेंगे वेस्टर्न फिलोसफी पेरेनियलिज्म पर। ठीक है। पेरेनियलिज्म का क्या मतलब होता है? पेरेनियल, आपने अगर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ा होगा तो हमारे यहाँ पे होते हैं पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर मतलब जो कि कभी सूखते नहीं है। ठीक है। पेरेनियल मतलब कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता है यहाँ पे पानी। ठीक है। पेरेनियल रिवर्स इसको कहते हैं। जैसे कि गंगा होता है, क्योंकि ये सब ग्लेशियर से आते हैं, और ग्लेशियर में पानी तो वैसे ही आता है। और वैसे अगर मतलब सर्दी के बाद या फिर बारिश के बाद अगर वहां पे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो हीट के वजह से वो लिक्विड में आ जाते हैं, फिर वहीं से पानी निकल के आता है। ग्रेट डील ऑफ colonial and post colonial American education up to 19th century was dominated by पेरेनियलिस्टिक थिंकिंग। 19th सेंचुरी तक जो एजुकेशन था या फिर जो थिंकिंग था अमेरिकन एजुकेशन का, कह लीजिए कॉलोनियल एजुकेशन कह लीजिए, वो पेरेनियलिस्टिक आइडिया पर ही आधारित था। इट वाज एरिस्टोटल हु वाज द हार्बिंगर ऑफ पेरेनियलिज्म। सबसे पहले आइडिया एरिस्टोटल ने दिया था, बट हम अगर फादर पूछा जाए तो सेंट थॉमस एक्विनस मॉडिफाइड द नोशन एंड दस रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पेरेनियलिज्म। फादर ऑफ पेरेनियलिज्म है थॉमस एक्विनस। द फिलोसफी ऑफ थॉमस एक्विनस इज कॉल्ड स्कॉलास्टिक रियलिज्म। इसको हम स्कॉलास्टिक रियलिज्म कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। इट लेस ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ इटर्नल ट्रूथ इन ह्यूमन लाइफ, मतलब आपके अंदर का जो इटर्नल ट्रूथ है उसको बाहर निकालने की यहाँ पे बात होती है। यहाँ पे इट इज द फिलोसॉफिकल बिलीफ इन अनचेंजेबल आइडिया ऑफ ट्रूथ। ये कहता है ट्रूथ कभी चेंज नहीं होता, रियलिटी कभी चेंज नहीं होता, नॉलेज और वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होते। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या है बेसिक प्रिंसिपल? देखिए जो कहता है परमानेंसी के बारे में, परमानेंट चीजों के बारे में, वो ऑब्वियसली कहेगा इट बिलीव्स इन परमानेंट एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी। रियलिटी परमानेंट होता है। परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज। चेंज रियल नहीं है, चेंज तो फेक होता है, परमानेंट इज रियल। बिलीव्स इन एजुकेशन विच इज पेरेनियल एंड कंटिन्यूइंग। जो पेरेनियल होता है और कंटिन्यू रहता है वही एजुकेशन पे ये बिलीव करता है। इट इज कंसेंट्रेटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रैशनलिटी ऑफ मैन, मतलब मैन के अंदर जो रैशनलिटी है, यानी कि द डिसीजन ऑफ, मतलब द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसमें डिसाइड करने का जो पावर होता है उसको रैशनलिटी कहा जाता है।
दिस इज अ वेरी कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। बहुत ही कंजर्वेटिव और इनफ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है ये फिलोसफी। It is based on the view that reality comes from fundamental fixed truth, especially related to God. ये सब कुछ फिक्स मानता है, जो कि रिलेटेड टू गॉड ये भी फिक्स होता है। Believes that people find truth through reasoning and revelation and that goodness is found in rational thinking. हर एक चीज जो है वो रीजनिंग से आता है, रिवलेशन से आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है रैशनल थिंकिंग। इसको हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव रूट टू कल्चर। रिग्रेसिव मतलब वही का वही है, कल्चर आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। मेटाफिजिक्स क्या है इनके अनुसार, मतलब कि रियलिटी क्या है? दे बिलीव दैट बेसिक आइडियाज, आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस, दोज आर कंटिन्यूइंग सिंस टाइम इमेमोरियल, आर रियल एंड ट्रू। वही चीजें सच है, वही चीजें रियल है, जो कि टाइम जब से आया है, मतलब जब से हमने जन्म लिया है तब से जो चीजें चलते आ रहे हैं वही रियल है। वही आइडियाज, वही आइडियल्स, वही प्रिंसिपल्स, वही प्रैक्टिसेस जो पुराने जमाने से चलते आ रहा है वही रियल है। यानी कि आज भी लड़कियों को घूंघट में चलना चाहिए, आज भी लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, चूल्हा चौका करना है। ठीक है। आज भी वही चीजें जो पुराने चीजों में चलता था, जैसे सती प्रथा वगैरह वगैरह, वही चलना चाहिए। मतलब कि ये कहते हैं पुराने आइडियाज ही रियल होता है। ठीक है। रियलिटी इज अनचेंज्ड एंड परमानेंट। रियलिटी चेंज नहीं होता है और ये परमानेंट होता है। क्लियर। उसके बाद कहा जा रहा है फॉर पेरेनलिस्ट एग्जिस्टेंस इज ऑफ हायर ऑर्डर देन एसेंस। ये भी वही कहते हैं, एग्जिस्ट करो फिर एसेंस लाना। ठीक है। द पेरेनलिस्ट बिलीव दैट ऑल थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉर्म एंड मैटर विच मेक अप देयर एसेंस। आपको पता है, ये तो पहले भी आपने पढ़ा होगा। ये पेरेनलिस्ट कहते हैं हर एक चीज जो दुनिया में है वो फॉर्म से बना है और मैटर से बना है। फॉर्म मतलब पहले मैटर समझिए। मैटर जैसा कि मैटर मान लीजिए वुड, ठीक है, लकड़ी। लकड़ी है मेरा मैटर, फॉर्म क्या है? टेबल। मुझे इस लकड़ी को टेबल के फॉर्म में लाना है। तो हर एक चीज जो बनता है, टेबल जो हमें दिखता है, वो फॉर्म से बना है और मैटर से बना है। बिलीव दैट पीपल फाइंड ट्रूथ थ्रू रीजनिंग एंड रिविलेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है। इट अपोजेस प्रोग्रेसिविज्म। ये अपोज करता है प्रोग्रेसिविज्म को, यानी प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है? आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये अपोज करता है कि वहीं पे रहने के लिए, आगे ना बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉलेज पर। नॉलेज अक्वायर्ड फ्रॉम ग्रेट बुक्स, क्लासिक्स, फिलोसफीज, लिटरेचर एंड नॉलेज ऑल टाइम इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी आर रियल नॉलेज एंड वर्दी ऑफ एक्चुएशन। नॉलेज वही ट्रू होता है जो कि बहुत बड़े बड़े किताबों में, जैसे कि हमारे रामायण, जैसे कि वेदों में लिखा गया है, कुरान में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है, ये जो ग्रेट बुक्स हैं उन्हीं से हमें नॉलेज मिलता है, वही नॉलेज रियल होता है। क्लासिक से, फिलोसफी से, लिटरेचर से जो आते हैं वही रियल होता है। फिलोसॉफिकल विजडम एंड साइंटिफिक नॉलेज आर रियल। फिलोसॉफिकल विजडम जो मैंने ऑलरेडी कहा है फिलोसफी में, ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नॉलेज भी रियल है। नॉलेज विच आर अवेलेबल आर ऑलरेडी वेरीफाइड, टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड। और जो अवेलेबल नॉलेज है, यानी जो ऑलरेडी बुक्स में है, वो क्यों ट्रू है? क्योंकि जो ऑलरेडी अवेलेबल है इसको ऑलरेडी वेरीफाई करा जा चुका है, टेस्ट कर दिया चुका है और एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इसलिए जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है वही रियल होता है। फॉर पेरेनलिस्ट ट्रूथ कैन बी नोन थ्रू रीजन एंड इंट्यूशन। ये दो चीजें याद रखिएगा। पेरेनलिज्म कहता है रीजनिंग से जानेंगे और इंट्यूशन से जानेंगे। रियलिटी यही दो चीजों से आता है। नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। नॉलेज डिपेंडेंट नहीं है मैन के ऊपर। ट्रूथ कैन बी नोन बाय मैन थ्रू रीजन। ट्रूथ आप पता तभी कर सकते हो जब आप रीजन करना स्टार्ट करोगे, यानी आप जब कारण ढूंढना स्टार्ट करोगे। द फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग इज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दुनिया में सबसे पहला रीजन, सबसे पहला, हर एक चीज का सबसे पहला होते हैं गॉड, द क्रिएटर। ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज पर। क्या है वैल्यूज इनके अनुसार? सबसे पहले वैल्यूज विच आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग आर एक्सेप्टेड बाय पेरेनलिस्ट। एब्सोल्यूट मतलब जो कॉन्क्रीट नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूंगा ऑनेस्टी। ठीक है। ऑनेस्टी क्या, इसको आप देख सकते हो? क्या आप इन चीजों को नाप सकते हो? नहीं नाप सकते हो। तो ये एब्सोल्यूट हो गया, जिसको आप कभी नाप नहीं सकते हो, विच इज इन योर थिंकिंग ओनली, जो आप सिर्फ सोचते हो वो। और जो चीजें, जो वैल्यूज अनचेंजिंग है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है, और जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होते, उसी वैल्यू पे वो बिलीव करते हैं। ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस आर कोर वैल्यूज। ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, सत्य से सुंदर जो है वो कोर वैल्यूज होता है। वैल्यूज आर परमानेंट एंड अनडिस्ट्रक्टेबल। वैल्यूज परमानेंट होता है, इसको कभी नष्ट नहीं करा जा सकता है। फेथ एंड रीजन आर टू डिफरेंट एंड सेपरेट वैल्यूज विच आर रियल। फेथ विश्वास करना और कारण ढूंढना, ये जो चीजें दो वैल्यूज होते हैं विच आर रियल,
सोशल वैल्यूज आर कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड सोसाइटी। सामाजिक जो वैल्यूज हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं। ब्यूटी इज द हाईएस्ट वैल्यू ब्यूटी है। अब मुझे बताइए, पेरेनलिज्म तो आपने यहां तक पढ़ा, आपको पेरेनलिज्म के साथ रिलेट करके इसका कंटेम्पररी या तो इसके बराबर करने वाला सिनोनिम कौन सा लगता है, वो मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कि पेरेनलिज्म जैसा और कोई सा फिलोसफी है। देखते हैं। यस, वेरी गुड मानसी, आइडियलिज्म है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आइडियलिज्म इज क्वाइट सिमिलर विथ दैट ऑफ पेरेनलिज्म। तो अगर आपने पेरेनलिज्म पढ़ा है या आइडियलिज्म पढ़ा है तो आप दोनों का आंसर कर सकते हो। ठीक है, रिलेट करते रहिए ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं करिकुलम पे। इनका मतलब ये कौन सा करिकुलम मतलब रेकमेंड करते हैं। पेरेनलिस्टिक करिकुलम इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सबके लिए सेम है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है ओल्ड इज गोल्ड। ये कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, अगर ओल्ड इज गोल्ड देन ओल्ड इज एवरीवेयर, ओल्ड शुड बी एवरीवेयर, इसलिए सभी जगह पे ओल्ड ही रहेगा। इट इज बेस्ड ऑन देयर व्यू दैट ऑल ह्यूमन बीइंग पोजेस द सेम एसेंशियल नेचर, सभी के अंदर सेम नेचर होता है। दे प्रिफर अ लिबरल एंड कॉमन करिकुलम फॉर ऑल। ये कहते हैं कि सभी के लिए कॉमन करिकुलम होना चाहिए और लिबरल करिकुलम होना चाहिए। मेथड ऑफ लर्निंग क्या होगा इनके लिए, देखिए ये बहुत ही पुराना फिलोसफी है। ऑब्वियसली सेल्फ लर्निंग रहेगा, खुद से पढ़ेंगे। ओरल मेथड, ओरली बताएंगे। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन करेंगे। लेक्चर मेथड, डिस्कशन यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दस इज अ मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, ये नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये सारे मेथड होंगे लेकिन ये नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कभी नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर देम। वो कहते हैं ऑलरेडी जो सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो आप क्यों खुद का प्रॉब्लम फिर से बढ़ा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो प्रॉब्लम सॉल्व मत किया करो। ठीक है, ऑपोज कर रहे थे इसको। ठीक, आगे बढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शनिज्म पे। रिकंस्ट्रक्ट, फिर से बनाएंगे, और ये एक पार्ट होता है प्रोग्रेसिविज्म का। प्रोग्रेसिविज्म का एक्सटेंशन है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। प्रोग्रेसिविज्म कहता है चेंज, रिकंस्ट्रक्शनिज्म और थोड़ा सा आगे जाके को रहा है कि चेंज तो होगा, किस में चेंज होगा, एक्सपीरियंस में चेंज होगा। एक्सपीरियंस में कैसे चेंज होगा, एक्सपीरियंस को फिर से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर से बनाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, रिकंस्ट्रक्शनिज्म इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रेसिविज्म। थियोडर ब्रामेल्ड, याद रखिएगा इनका नाम, थियोडर ब्रामेल्ड is the father of reconstructionism. He recognized the potential of either human annihilation through technology and human cruelty, or the capacity to create beneficent society using technology and human compassion. ये कहते हैं या तो दुनिया नष्ट हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी से, या तो टेक्नोलॉजी के जरिए एक अच्छा सा हम सोसाइटी बना सकते हैं। It is a philosophical movement within the field of education, sometimes termed as social reconstructionism. ये एजुकेशन के फील्ड में एक चेंज, बदलाव का एक मोर्चा है, और इस मोर्चे को हम सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म कहते हैं। इट बिलीव्स दैट सोसाइटी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। हम दुनिया को बदल सकते हैं, हम समाज को बदल सकते हैं, फिर से समाज को अच्छे से बना सकते हैं अगर हम एजुकेशन पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, its objective was to change society to conform the basic ideals of politics and government in power. इसका मतलब है कि हम दुनिया को या फिर समाज को बदलेंगे जो कि करंट आइडियल्स ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब हमारे समाज में जो राजनीति चल रहा है, राजनैतिक आइडियल्स को देख करके, और जो सरकार जो सत्ते में है उसको देख करके हम अपना एजुकेशन और सोसाइटी दोनों ही बदलेंगे। प्रिंसिपल्स क्या है देखिए, इट इज मेंट टू क्रिएट एन यूटोपियन सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। यूटोपियन मतलब एक काल्पनिक एक सोसाइटी बनाएंगे जहां पे सब कुछ अच्छा होगा। जैसे कहते थे गांधी जी ने क्या कहा था, हमें राम राज्य बनाना है, वैसे ही एक सोसाइटी बनाने का हम ठान लेंगे। एजुकेशन वो बनाएगा, हम ये मान लेंगे। इट एम्फसाइज्ड ऑन सोशल नीड ऑफ मैन एंड सोशल रिफॉर्म। ये देखिएगा, रिकंस्ट्रक्शनिज्म हमेशा सोसाइटी पे फोकस करेगा। मैंने कहा था आपको की टर्म ढूंढना है, ढूंढ रहे हो ना, अगर नहीं ढूंढा है तो ढूंढना कोशिश कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइए। रिकंस्ट्रक्शनिज्म में की टर्म है सोसाइटी, पेरेनलिज्म में की टर्म था परमानेंस। ठीक है, अनचेंजेबल। ठीक है, और आपने और क्या पढ़ा, पेरेनलिज्म पढ़ा, रिकंस्ट्रक्शनिज्म पढ़ा, और एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ा। एग्जिस्टेंस में क्या होता है, एवरीथिंग इज पर्सनल, तो एग्जिस्टेंस इज रियल, खुद जियो, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिकंस्ट्रक्शनिज्म में हमेशा से कहा जाएगा सोसाइटी, सोसाइटी एंड सोसाइटी, चेंजिंग सोसाइटी, रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी। एजुकेशन मस्ट अंडरटेक द सोशल टास्क विदाउट डिले। एजुकेशन सोशल टास्क करेगा। सोशल ऑर्डर मस्ट बी डेमोक्रेटिक इन नेचर। सोशल ऑर्डर, हमारे समाज में जो ऑर्डर चल रहा है, ऑर्डर का मतलब है जो
हमारा ऑर्डर यानी कि जो क्रमांक चल रहा है वो क्रमांक डेमोक्रेटिक होना चाहिए। मीन्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन मस्ट बी फैशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द बिहेवियरल साइंस लाइक साइकोलॉजी। हमारा जो एजुकेशन का एम है, जो मीडियम है, वो साइकोलॉजी जैसे बिहेवियरल साइंस की तरह, साइकोलॉजी की तरह होना चाहिए, साइकोलॉजी के अनुसार होना चाहिए। इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोसेस शुड बी प्रोपेगेटेड। इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब कुछ चीजों को इकट्ठा करके हम पढ़ेंगे, सोलो नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं मेटाफिजिक्स पर। क्या है रियलिटी? उनके हिसाब से सोसाइटी एंड देयर नीड्स आर रियल टू द रिकंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे इंसानों पे फोकस नहीं किया गया, लर्नर्स पे भी फोकस नहीं करा गया, ये सोसाइटी पे फोकस करता है। सोसाइटी और उसके जो जरूरतें हैं वही रियल होता है। सोशल चेंज, सोशल कोहेशन, सोशल प्रॉब्लम आर मोर रियल देन अदर थिंग्स। दुनिया में यही चीजें इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज, सोशल कोहेशन एंड सोशल प्रॉब्लम। सोसाइटी इज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड एज पर द नीड ऑफ द आवर। इस समय पे सोसाइटी को जैसे बनाना चाहिए हमें वैसे ही बनाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन सम यूटोपियन आइडियल्स ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के उस टाइम के कुछ यूटोपियन यानी कि कोई काल्पनिक घटनाओं के या फिर काल्पनिक जो सोच है उस पे ये आधारित होता है। अब नॉलेज क्या है? सोशल नॉलेज इज रियल। जो नॉलेज सोसाइटी से आता है वो रियल है। व्हाट वी एक्सपीरियंस फ्रॉम द सोसाइटी एंड अबाउट द सोसाइटी आर रियल। सोसाइटी से हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जिसके बारे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियल है। एजुकेशन हेल्प्स टू गेन नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। एजुकेशन मदद करता है नॉलेज गेन करने में, उसे समझने में, और जो स्किल एटीट्यूड डेवलप करने में, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए वर्ल्ड सिविलाइजेशन। एक अच्छा सा समाज बनाने के लिए एजुकेशन हमें ज्ञान देता है, हमें कौशल देता है, हमें समझाना मतलब समझाता है क्या रहेगा हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग वैल्यूज पे। क्या है वैल्यूज? सोशल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, पीस, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी आर सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए सोशल वैल्यूज यानी सोसाइटी में जो वैल्यूज चल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? देखिए एजुकेशन शुड अवेकन स्टूडेंट्स कॉन्शियसनेस एंड एंगेज देम एक्टिवली टू पार्टिसिपेट इन इरेडिकेटिंग सोशल प्रॉब्लम। वही चीज है, देखिए एजुकेशन का लक्ष्य होना चाहिए स्टूडेंट को समझाएं इन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में और कैसे वो इन सोशल प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंप्रूव एंड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी एंड टू एडुकेट फॉर चेंज एंड सोशल रिफॉर्म। मतलब कि कैसे हम सोसाइटी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और किस तरीके से हम दुनिया में यानी समाज में बदलाव ला सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल मतलब ज्ञान और कौशल का विकास करेंगे। कल्टिवेट प्लानिंग एटीट्यूड लाइक सोशल इंजीनियर, हम एक सोशल इंजीनियर जैसा काम करेंगे, मतलब सोसाइटी को बनाएंगे फिर से। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, पर्सनालिटी डेवलप होगा। टू एस्टेब्लिश न्यू सोशल ऑर्डर, एक नया सोशल क्रमांक हम लोग बनाएंगे। करिकुलम में क्या क्या रहेगा? करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द गोल्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के गोल्स के हिसाब से, लक्ष्य के हिसाब से हमें करिकुलम बनाना चाहिए। समाज का जो लक्ष्य है वही चीजें हम करिकुलम में रखेंगे। आइडियल करिकुलम कंटेन सोशल इश्यूज एंड सर्विसेज। एक अच्छा करिकुलम जो है उसमें हमेशा सामाजिक मुद्दे और सामाजिक सेवा जो है वो रहता है। शुड इंक्लूड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल इश्यूज, दुनिया का जो इतिहास है वो रखना चाहिए, और अंतर्यान जो आंतरिक जो इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, उसको भी रखना चाहिए। और क्या होता है? ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। यहाँ पे भी वही ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस सब्जेक्ट को फोकस करा जाएगा क्योंकि वही सोसाइटी का अध्ययन करता है। करिकुलम मस्ट हैव यूटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी। करिकुलम जो है वो यूटिलिटेरियन होना चाहिए, इसका कोई मतलब यूज होना चाहिए। शुड बी फ्लेक्सिबल, कभी भी बदला जा सकता है, और एफिशिएंट होना चाहिए, लोगों को, बच्चों को सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड कर लेना चाहिए। मेथड ऑफ लर्निंग, देखिए एक मॉडर्न मेथड है, ये मॉडर्न फिलोसफी है, इसलिए प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड प्लेवे मेथड में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आएंगे हम लोग इंडियन फिलोसोफर्स के ऊपर। कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी, टैगोर एंड अरविंदो टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन की ओर, उसको देखेंगे। उससे पहले ब्रीफली जानेंगे क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सो हम इसको पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। इनका ब्रीफ लाइफ स्केच क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। पापा करमचंद गांधी थे जो कि एक सीनियर ऑफिशियल्स थे पोरबंदर में। उसके बाद वो चीफ प्रभारी एडवाइजर बन के राजकोट में चले आए। उनका शादी हुआ 1882 में एट द एज ऑफ 13 कस्तूरबा जी मकंजी के साथ, जो कि खुद एक 13 इयर्स की लड़की बच्ची थी।
एट द एंड ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, जब उनका स्कूल कंप्लीट हुआ तो वो लॉयर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए 1887 में। फिर उसके बाद उनको 1891 में वो मतलब समर में आपको जो बार होता है उनका, जो क्या कहते हैं इसको, कि लॉयर्स का जो बार होता है, बार काउंसिल, उनको बार में बुलाया गया था 1891 में। उसके बाद जो वो साउथ अफ्रीका चले गए थे, नटाल शहर में, और आपको पता है वहां पे क्या क्या हुआ था। जो रेसिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने अपना मोर्चा खड़ा कर दिया था। ही फाउंड दैट he could not make successful career as a lawyer, so he moved to South Africa in 1893। उन्होंने देखा कि मेरा जो लॉयर का करियर है वो अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 1914 एंड टुक पार्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1914 में उनके गुरुजी, मतलब पॉलिटिकल गुरु जिसको वो मानते हैं, वो कौन है, मैंने आपको कहा था। कमेंट में मुझे बताइए उनके पॉलिटिकल गुरु कौन है। उनके कहने की वजह से वो इंडिया वापस आ गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस में उन्होंने अपना योगदान दिया था। ही एस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद 1917 में। ही वाज शॉट डेड बाय नाथुराम गॉडसे ऑन 30th जून 19 जनवरी 1948 को उन्हें नाथुराम गॉडसे ने उन्हें गोली मार दिया था। यस, वेरी गुड। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं और उनके कहने से वो यहाँ पे वापस आए थे इंडिया। ठीक है। हिज थॉट्स ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में यानी एजुकेशन के ऊपर उनका क्या मतलब ओपिनियन है, देखिए। उन्होंने तो ऑलरेडी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी कह दिया था, इसको रिपीट नहीं करेंगे। एजुकेशन मस्ट बी कॉन्क्रीट एंड इंटरकनेक्टेड, नॉट एब्स्ट्रैक्ट और गिवन आइसोलेटेड सेक्शन। एजुकेशन हमेशा कंक्रीट होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, अलग से नहीं रहना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज ऐसा ना हो बच्चे ना समझ पाए, सीधा उनके पास आना चाहिए, सीधा उनको लगना चाहिए नॉलेज मेरे सामने खड़ा हुआ है। कॉन्क्रीट एजुकेशन अलाउज लर्नर टू मैनिपुलेट प्रॉब्लम। कॉन्क्रीट एजुकेशन जब आपको मिलेगा तो आप अपने प्रॉब्लम को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। सेट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड स्टडी द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हो, कैरेक्टर एंड आर्टिस्टिक सेंस, ये सारी चीजें कॉन्क्रीट नॉलेज से डेवलप होता है। बेसिक एजुकेशन, नई तालीम वाला जो कहा था इन्होंने कि मुझे क्या सिखाना है बच्चों को, कुछ क्राफ्ट सिखाना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाना है ताकि बच्चे खुद एस्टेब्लिश हो सके। मदर टंग बेस्ड एजुकेशन, इन्होंने कहा था मातृभाषा में हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बेटर एजुकेशन होगा। एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं जो आंसर मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर कुछ ही लोगों ने दिया था, जैसे कि जीता ने आंसर किया था, सुबह ने आंसर किया था कि उनके किताब मैंने पूछा था की टू हेल्थ, की टू हेल्थ किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। देखिए बहुत सारी किताबें हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट है अन ऑटोबायोग्राफी, ऑल मेन आर माई ब्रदर्स, टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई रिलीजियन, की टू हेल्थ, ट्रूथ इज गॉड, माई नॉन वायलेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, याद कर लीजिएगा महात्मा गांधी जी के। एम्स ऑफ एजुकेशन, उनके हिसाब से शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ऑलरेडी डेफिनेशन में कहा है। कैरेक्टर फॉर्मेशन, एक अच्छा सा कैरेक्टर बनाना। कल्चरल डेवलपमेंट, संस्कृति का विकास करना। नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा का लक्ष्य रहना चाहिए कि हमारे देश का विकास हो। वोकेशनल एजुकेशन, बच्चों को वैश्विक शिक्षा देना हो। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को वो जान सके, खुद को पहचान सके, खुद के कमियों को, खुद के स्ट्रेंथ को समझ पाए। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि शिल्प, कोई भी छोटा मोटा जो चीजें क्राफ्ट करना वो भी सीखें। मेटाफिजिक्स, देखिए इनके हिसाब से रियलिटी क्या है, वो एक आइडियलिस्ट भी थे, रियलिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे और प्रैग्मेटिस्ट भी थे। इसीलिए वो बिलीव करते हैं वर्क विद डिग्निटी, इज्जत के साथ काम करना, सभी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ही हैड फेथ ऑन स्पिरिचुअल एज वेल एज फेनोमेनल रियलिटी, मतलब इनको आप कोई भी किसी एक कैटेगरी में डाल नहीं सकते कि ये एक स्पिरिचुअलिस्ट है तो ये आइडियलिस्ट हो सकते हैं, नहीं। ये स्पिरिचुअलिस्ट भी है थे, क्योंकि मरते वक्त भी उन्होंने कहा था हे राम, तो स्पिरिचुअलिज्म भी है इनके अंदर, यानी आइडियलिस्ट भी है। फेनोमेनल रियलिटी यानी रियलिस्ट भी है, रियलिटी को बिलीव करते हैं, चेंज को बिलीव करते हैं। ही सेज व्हाटएवर वी सी एंड बिलीव टू बी रियल आर रियल, जो हम देखते हैं और सोचते हैं कि ये रियल है वो हमारे लिए रियल होता है, जिसको हम कहते हैं ये सच है तो वो सच होता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज कहां से आएगा, ये हमेशा कहते हैं नॉलेज कम्स फ्रॉम डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, जितना काम करोगे उतना सीखोगे। ही बिलीव दैट वी शुड वर्क इन ऑर्डर टू गेट एक्सपीरियंस, जितना काम करोगे उतना सीखोगे। रियल नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से रियल नॉलेज आता है। नॉलेज इज ऑलवेज अ मीन्स नॉट एन एंड, नॉलेज हमेशा एक जरिया है,
ना कि एक खत्म होता है। ट्रूथ नॉलेज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। सच्चाई और जो ज्ञान है वो हमेशा समय से समय चेंज होता रहता है। उनके अनुसार वैल्यूज तो ढेर सारे हैं। आपको पता है कि हम ये कहते हैं कि दुनिया को सब बदलने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब और वेपन्स मतलब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने दुनिया बदलने के लिए सिर्फ दो चीजों का इस्तेमाल किया था, वो है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसलिए इनके पास बहुत सारे वैल्यूज हैं, जैसे कि ब्रदरहुड, पैट्रियोटिज्म, इक्वालिटी, बिलीव इन गॉड, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, इंटरनेशनलिज्म, डिग्निटी ऑफ लेबर, रिस्पेक्टिंग अदर्स कल्चर एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज ये बिलीव करते हैं कि एजुकेशन में भी होना चाहिए। करिकुलम, तो करिकुलम में क्या रहना चाहिए सब्जेक्ट? फर्स्ट तो बेसिक क्राफ्ट रहेगा, देन मदर टंग एजुकेशन रहेगा, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स रहेगा, सोशल स्टडीज रहेंगे, जनरल साइंस रहेगा, म्यूजिक एंड ड्राइंग रहेगा, हेल्थ साइंस रहेगा एंड मोरल एजुकेशन रहेगा। मेथड ऑफ टीचिंग उनके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्राफ्ट है तो ऑब्वियसली क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो लेट इट बी सेंटर्ड अराउंड क्राफ्ट, यानी कि क्राफ्ट के जरिए पढ़ाइए। एक्टिविटी मेथड, करते करते सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड। ठीक है। उसके बाद आते हैं कवियों के कवि रविंद्रनाथ टैगोर। उनके बारे में भी ऑलरेडी आपको बहुत कुछ पता है। इनके बारे में तो आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि ये एक नोबेल लॉरेट है। ठीक है। तो ब्रीफ लाइफ स्केच में पहले हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन 7 मई 1861। देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी, मतलब पापा जी थे देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके माता जी थे शारदा देवी। उनका जन्म उन्हीं के बंगलो में हुआ था, मैंसन, जोरासंको मैंसन, कोलकाता में है। ही वॉज द यंगेस्ट सन अमंग 13 चाइल्ड। उनके टोटल 13 बच्चे थे, मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी जी का। और इनके सबसे छोटे बच्चे थे, छोटा लड़का था रविंद्रनाथ टैगोर। The contribution of Rabindranath Tagore in this respect as well as in other field, especially in education, has been paramount. आपको पता है कि ये कितने बड़े दिग्गज है, कितना बड़ा ये एक नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर was one of the most influential personalities of the 20th century called wordsmith of India. वर्डस्मिथ मतलब जिनके पास शब्दों का भंडार होता है, इनको वर्डस्मिथ कहा गया था। और 20th सेंचुरी के सबसे बड़े, जिसे आज लोग हम कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर, तो उस टाइम के वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे। ही वॉज अ पोएट, राइटर, थिंकर एंड फिलोसोफर। वो एक पोएट भी थे, राइटर भी थे, थिंकर भी थे और फिलोसोफर भी थे। उनका जो मेजर अचीवमेंट उसको बिना पढ़े तो आगे नहीं जा सकते, इसलिए उनका जो किताब है गीतांजलि, जो कि एक कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन इन ट्रेडिशनल बंगाली डायलेक्ट, कंसिस्ट ऑफ 157 पोएम। 157 पोएट्री को लेकर के एक बड़ा सा वॉल्यूम बना है जिसका नाम गीतांजलि है, जो कि बंगाली में लिखा गया है। और इसी के वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था 14 नवंबर 1913 को, क्योंकि इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। ही हैड composed 2230 songs which are often referred to as रविंद्र संगीत। बंगाली में एक वर्जन है, एक वॉल्यूम है जिसको हम रविंद्र संगीत कहते हैं। इनमें 2230 संगीत हैं, गाने हैं, इन्होंने लिखा है। ही ऑल्सो रोट द नेशनल एंथम फॉर इंडिया, जनगण मन। अभी फिलहाल में कल ही हमने इसको हम सबने प्राउडली इसको महसूस किया है इसको। तो ये नेशनल एंथम इन्होंने लिखा था। और बांग्लादेश का भी अमार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। फिलहाल अभी तो बहुत ही सिचुएशन खराब है वहां पर, लेकिन ये जो बांग्लादेश जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1971 को, तब इन्होंने उनके लिए भी नेशनल एंथम लिखा था। क्योंकि बंगाली है, बांग्लादेश भी बंगाली है, तो अमार सोनार बांग्ला करके इन्होंने जो है नेशनल एंथम लिखा था। इसलिए दो ही नेशन, दोनों नेशन उनके आभारी रहेंगे जिंदगी भर। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड नाइटहुड इन 1915। उनको नाइटहुड का जो है ऑनर मिला था 1915 को, जिसको इन्होंने रिनाउंस कर दिया, यानी लौटा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1919 में, जब जालियाना वाला बाग का वो मैसेकेयर हुआ था, जब लोगों को जनरल डायर ने मार दिया था। In 1940, Oxford University awarded him with a doctorate of literature in special ceremony arranged at शांति निकेतन। उन्होंने शांति निकेतन यूनिवर्सिटी बनाया था, वहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिटेड का डिग्री ऑनर के मतलब ऑनर करके उन्होंने ये अवार्ड दिया था। उनका थॉट क्या है, वो क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में? वो सोचते हैं फ्रीडम ऑफ माइंड। माइंड ऑलवेज फ्रीडम देना चाहिए, क्योंकि फ्री माइंड जो है वही एक अच्छा नॉलेज क्रिएट कर सकता है, एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज फ्रीडम ऑफ माइंड विच कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू द पाथ ऑफ एजुकेशन। चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन, बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करो, बच्चों को एडल्ट के जैसा मत देखो, बड़े बच्चे समझ के ज्यादा अच्छा मत पढ़ाओ, बच्चों को बच्चे की तरह ही ट्रीट करो, तब जाकर के वो समझेंगे।
मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे गांधी जी ने कहा था। नर्चरिंग द चाइल्ड विथ नेचर, नेचर के साथ बच्चे को बढ़ाना चाहिए, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं डालना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऑब्वियसली एक नेचुरलिस्ट है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, इस पे ये ज्यादा फोकस करते हैं। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? सेल्फ रियलाइजेशन। नेचुरलिज्म हमेशा कहता है बच्चों को खुद को समझना इंपॉर्टेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए उनमें, हार्मनी विथ एवरीथिंग, हर चीज के साथ खुश रहना सीखो, फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस करना, गुड रिलेशन विथ नेचर, नेचर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, इंटरनेशनलिज्म यानी कि जैसे इंटरनेशनल ब्रदरहुड हो गया वैसे, लव फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों को प्यार देना, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सारे गोल्स होते हैं एजुकेशन का। इनके हिसाब से व्हाट इज रियलिटी? मैटेरियल वर्ल्ड इज रियल देन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो हम देख रहे हैं मैटेरियल वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि जो पैसा दौलत जो देख रहे हैं ये सही है, नहीं। मैटेरियल वर्ल्ड मतलब जहां पे नेचर होता है, नेचर, द वर्ल्ड अराउंड अस, पेड़ पौधे पानी पहाड़ जो भी आप देख रहे हो ये सब कुछ रियल है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड रियल नहीं है, ठीक है। नेचर हैज इट्स ओन लॉस एंड इज रेगुलेटेड बाय द सेम। नेचर, यहाँ पे देखिए नेचुरलिज्म है, इसीलिए नेचुरलिज्म और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का सेम रहेगा मेटाफिजिक्स। नेचर खुद अपना लॉ बनाता है, नेचर को कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को रीसेट कर सकता है और रेगुलेट कर सकता है। माइंड इज द सबऑर्डिनेट ऑफ मैटर। ये अगर मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है, दुनिया इतना बड़ा है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट माइंड होता है। देयर इज नो स्पिरिचुअल रियलिटी, कोई स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, नेचर, ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट आर द सोर्सेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कहां से आता है? नेचर से आता है, इंसानों से आता है, और हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से एजुकेशन आता है। नेचर इज एफिशिएंट इनफ टू रेगुलेट इटसेल्फ, नेचर खुद एफिशिएंट है खुद को चलाने के लिए। अब नॉलेज, नॉलेज कहां से आता है? सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, याद रखिएगा। नेचुरलिज्म कहता है हमेशा, और कौन कहता है मुझे कमेंट में बताइए। नेचुरलिज्म कहता है कि जो हमारे 5 इंद्रियज हैं, सेंस ऑर्गन्स है, यहीं से नॉलेज हमें मिलता है, ठीक है। और कौन कहता है? यस, वेरी गुड। और कौन कहता है? रियलिज्म कहता है, बहुत अच्छे। रियलिज्म भी कहता है, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म बिलीव दैट सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, नेचर से ही नॉलेज आता है। फ्रीडम इज द की टू ट्रू नॉलेज, फ्रीडम मिलेगा तो ट्रू नॉलेज मिलेगा। चिल्ड्रन लर्न एट देयर ओन पेस फ्रॉम नेचर, नेचर से अपने हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। देन आते हैं वैल्यूज। जो नेचुरलिस्ट है वो ऑब्वियसली बिलीव करेंगे वैल्यूज आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड, मतलब कि आपके नीड के हिसाब से आप अपना जो है क्या करते हो, नीड एंड स्पेसिफिक टाइम, समय के हिसाब से, नीड के हिसाब से आप अपना वैल्यू खुद क्रिएट करते हो। ऑल वैल्यूज कम फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, सारे वैल्यूज नेचर से ही आए हैं। ही डज नॉट हैव फेथ इन प्री डिफाइंड वैल्यूज, पुराने वैल्यूज पे ये बिलीव नहीं करता है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो इनके बारे में, इन्होंने जो एस्टेब्लिश किया है शांति निकेतन, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। टू रियलाइज द गोल ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशन का गोल इन्होंने सेट किया, इसको फुलफिल करने के लिए टैगोर जी ने शांति निकेतन एस्टेब्लिश किया था 1901 में एट बोलपुर, कोलकाता। कोलकाता के बोलपुर में शांति निकेतन को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। शांति निकेतन का मतलब होता है पीस, शांति देना। शांति निकेतन बिकेम विश्व भारती, ये यूनिवर्सिटी बना बाद में, पहले विश्व भारती बना 22 दिसंबर 1921 में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बन गया। इनमें जो विश्व भारती में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो भी एग्जाम में पूछ सकता है। फर्स्ट इज विद्या भवन। विद्या भवन में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी होता है और रिसर्च होता है। विनय भवन जो है टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन, यानी कि बीएड एमएड वगैरह होता है। देन आते हैं कला भवन। कला भवन में क्या होगा? ऑब्वियसली आर्ट एंड क्राफ्ट रहेगा, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट रहेगा। संगीत भवन जहाँ पे कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस रहेगा। श्री निकेतन जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। शिल्प भवन यानी कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। ये सारे याद रखना। करिकुलम क्या रहेगा? इतना अच्छा इनका स्टडी मटेरियल रहता है, इनका अच्छा सोच है, तो करिकुलम क्या रहेगा? ही रिजेक्टेड द बुकिश नॉलेज। नेचुरलिज्म हमेशा बुकिश नॉलेज को रिजेक्ट करता है, ये आपको भी पता है, इसलिए इन्होंने बुकिश नॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। गेव इंपॉर्टेंस टू लिंग्विस्टिक, इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया। क्यों? क्योंकि ये खुद एक पोएट है, इसलिए लैंग्वेज पे फोकस किया। ही एम्फसाइज्ड ऑन लर्निंग लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेचर स्टडी, साइंस, फिलोसफी, रिलीजन एंड साइकोलॉजी। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड डिफरेंट एक्टिविटीज, क्या करना चाहिए बच्चों को? ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स, डिजाइनिंग, स्विंग, कटिंग, गार्डनिंग, ये सब करना चाहिए, एक्टिविटी भी करना चाहिए। मेथड ऑफ लर्निंग, नेचुरलिज्म कभी भी नहीं कहेगा कि आप यहाँ पे बैठो और पढ़ो।
नहीं, लर्निंग बाय डूइंग, करते करते सीखोगे, एक्टिविटी दिया जाएगा करोगे, डिस्कवरी करोगे ह्यूरिस्टिक मेथड से, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आप डायरेक्टली देखोगे नेचर में जा करके, देन डिबेट एंड डिस्कशन, जो देखोगे इस पे डिबेट एंड डिस्कशन करोगे। अब चलते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल रहेगा? टीचर का देखिए एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है। टीचर ये मानते हैं कि जो एक टीचर होता है वो कौन होता है, ये कहते हैं ओनली मैन कैन टीच अनदर मैन। अगर आप वाकई में एक इंसान हो, यानी कि इंसानियत है आपके अंदर, इंसानों के गुण है आपके अंदर, तभी आप एक अच्छे इंसान बना सकते हो। इसका मतलब इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग देन यू कैन क्रिएट अनदर गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ही हैज असाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस टू द टीचर इन एजुकेशनल सेटअप। टू हिम अ टीचर मस्ट बी अ लर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन ऑर्डर टू टीच इफेक्टिवली। अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो एक अच्छे लर्नर भी बनो, जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा पढ़ाओगे। ही हु कैन लव कैन टीच, जो पढ़ाई से प्यार कर सकते हैं वही पढ़ाई कर सकते हैं। सो टीचर इज अ पर्सन हु विल लव हिज प्रोफेशन एंड विल टीच विथ पैशन। वो एक अच्छा टीचर होता है जो अपने प्रोफेशन को, टीचिंग को प्यार करता है और टीचिंग बच्चों को अपने पैशन से पढ़ाता है। अब आते हैं श्री अरविंदो जी। श्री अरविंदो जी के बारे में भी आपको पता है, इंटीग्रल एजुकेशन के ये फाउंडर है। तो अरविंदो घोष, पूरा नाम इनका है अरविंदो घोष, पॉपुलरली नोन एज श्री अरविंदो, born on August 15th 1872 at Calcutta. Father was Krishna Dhund Ghosh and who was the assistant surgeon in Rangpur, Bengal. मदर थे सोनलता देवी, डॉटर ऑफ राजनारायण बोस, जो कि एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर है। In 1879, at the age of 7, he was taken along with two elder brothers to England for education and lived there for 14 years. छोटे मोटे इंसान नहीं है ये, बहुत ही बड़े इंसान है। 1879 में जब वो 7 साल के थे, उनके बड़े दो भाई के साथ इनको इंग्लैंड भेज दिया गया स्कूलिंग करने के लिए। वहां पे उन्होंने 14 साल पढ़ाई किया। उनका स्कूल का नाम देखिए, 1990 में वो 1884 में उनका स्कूल का नाम था सेंट पॉल, लंदन। लंदन में वो पढ़ाई करते हैं। आज भी हम वहां पे जाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने 1884 में वो पढ़ाई कर रहे थे। तो सोच के चलिए कितने बड़े इंसान है उस टाइम में। ही जॉइंड किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1990। ही ऑल्सो क्लियर्ड आईसीएस सर्विसेज, जो कि यूपीएससी आप मानते हो, वो उन्होंने क्लियर कर दिया था एट दिस टाइम एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1893। He is the founder of integral education. Aurobindo left his body on December 5th, 1950. The mother, जिनको हम कहते हैं ना the mother, carried on his work until November 17, 1973. उनके मृत्यु के बाद मदर जो है इनका जो काम है इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हिज थॉट्स एंड एजुकेशन, उनका क्या मानना होता है एजुकेशन के ऊपर, वो देखिए। सबसे पहले तो ये कहते हैं एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन। सिर्फ ज्ञान, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एम ऑफ एजुकेशन नहीं होता है। इट मस्ट बिल्ड पावर्स एंड ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। आपके अंदर का पावर डेवलप करेगा, माइंड और स्पिरिट को डेवलप करेगा। Aurobindo Ghosh was an idealist to the core. ये एक आइडियलिस्ट थे, इसलिए वो कहते हैं we need education proper to the Indian soul temperament. हमारे अंदर की जो अंदर का इंसान है, अंदर का आत्मा है, उसी के अनुसार एक एजुकेशन हमें देना चाहिए जो कि इंडियन होना चाहिए। कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। वी आर इन अ क्वेस्ट ऑफ नॉट इंडीड समथिंग फेथफुल मियरली टू द पास्ट, पास्ट के बारे में नहीं, प्रेजेंट के बारे में दो, बट टू द डेवलपिंग सोल ऑफ इंडिया फॉर हर फ्यूचर नीड, फॉर द ग्रेटनेस ऑफ अवर कमिंग सेल्फ क्रिएशन एंड इटर्नल स्पिरिट, जो हमारे इंडिया का फ्यूचर नीड को फुलफिल कर सके, सेल्फ क्रिएशन कर सके और अपने इटर्नल स्पिरिट को समझ सके। ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने कहा स्पिरिचुअल एजुकेशन। व्हाट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन? ये कहते हैं मैन कैन नॉट रेस्ट परमानेंटली अंटिल ही रीचेस सम हाईएस्ट गुड। मैन कभी भी अपने आप को रेस्ट नहीं दे सकता जब तक वो हाईएस्ट गुड तक, हाईएस्ट अच्छाई तक नहीं पहुंच जाता। श्री अरविंदो जी ने कहा टू फुलफिल गॉड इन लाइफ इज मैन मैनहुड। इंसान का इंसानपन तब कंप्लीट होगा जब आप अपने लाइफ में भगवान प्राप्त कर लोगे। Here, spiritual education should teach the learners to identify the connection of spirit and the matter so that they can see both matter and spiritual life rationally. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में आप बंदी रह जाओगे, नहीं, आपको स्पिरिट को भी समझना चाहिए और मैटर को भी समझना चाहिए। ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझना चाहिए। His recognition of the problems of life will not depend totally on their appearances. वो कहते हैं कि जो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ ये अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी प्रॉब्लम बड़े भी हो सकते हैं और कभी कभी दिखने बहुत बड़ा दिखने वाला प्रॉब्लम भी छोटा होता है। अब हम लोग चलेंगे इंटीग्रल एजुकेशन में। इंटीग्रल इसको क्यों कहा जाता है? इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब है वेयर ह्यूमन बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मैग्निफिसेंट मशीन। एक मशीन बनेगा जो कि मैग्निफिसेंट मशीन बनेगा, जो कि बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठा करेगा।
ही सॉ इन मैन एज एन इंडिविजुअल सोल, अवेयर माइंड एंड इन नेचर सेल्फ एंड स्पिरिट। इन्होंने इंसान को देखा, ये एक इंडिविजुअल सोल है, एक आत्मा है, अवेयर माइंड है मतलब उसके पास दिमाग है, उसके पास नेचर एज सेल्फ मतलब आपके अंदर एक सेल्फ है, और एक स्पिरिट भी है आपके अंदर। इन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल एजुकेशन होगा। श्री अरविंदोस फिलोसफी कहता है इंडिविजुअल इन हिज कॉमननेस, मैन इन हिज यूनिकनेस, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। इंडिविजुअल को कॉमननेस में इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मैन को यूनिकनेस से इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में ह्यूमैनिटी को देना चाहिए। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है स्टेजेस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन के 5 स्टेज होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी कहा है आप लोगों को। 5 स्टेजों में से फर्स्ट स्टेज आता है फिजिकल स्टेज, वाइटल स्टेज, मेंटल स्टेज, साइकिक स्टेज और स्पिरिचुअल स्टेज। फिजिकल तो आपको पता है, वाइटल आपको पता है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट आता है मेंटल, आपको पता है, साइकिक मतलब भी पता है, और स्पिरिचुअल तो आपको पता ही है। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। ये सीरियली लिखा गया है 1 2 3 4 5 करके, इसको याद रखिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करा गया है, अगर आप ज्यादा सीखना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। फिजिकल, ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, योगा करा जाएगा। वाइटल डेवलपमेंट के लिए आपका सेंस ऑर्गन प्रेसिशन, ठीक है, जैसे हम लोग रीजनिंग कहते हैं ये वाला। मेंटल को आपको पता है, थॉट एंड माइंड के बारे में डेवलप करेंगे। साइकिक, डेवलपमेंट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। स्पिरिचुअल, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हेवनली बॉडी, गॉड एटसेट्रा, ठीक है। अब आता है मेटाफिजिक्स। इनके अनुसार क्या होता है रियलिटी। इट सपोर्ट्स ऑल इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। Psychic being conscious form of that soul growing in the evolution in the persistence process that develops first life in matter, mind in life, until finally mind can develop into over matter and over mind unto supramental truth। देखिए ये साइकिक बीइंग कौन होता है, जो कि कॉन्शियस होता है, मतलब जो कि खुद के बारे में पता है। यू आर कॉन्शियस, यू नो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। इससे क्या होगा, फर्स्ट यू फाइंड लाइफ इन मैटर, मैटर के अंदर लाइफ ढूंढते हो, माइंड के अंदर लाइफ ढूंढते हो, और फाइनली जब आपका माइंड सुप्रामेंटल ट्रूथ को ढूंढ लेगा तब आपका रियलिटी आपको मिल जाएगा। सोल सपोर्ट द नेचर इन इट्स इवोल्यूशन थ्रू दिस ग्रेड्स, बट इट इज इटसेल्फ नॉट एनी ऑफ दिस थिंग्स, यानी कि सोल आपको सपोर्ट करता है लेकिन इनमें से कोई चीज सोल नहीं होता। नॉलेज क्या है, नॉलेज कम्स फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस, सारे सेंसेस को मिला दें तो नॉलेज मिलता है। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस से मिलता है, फ्रीडम से मिलता है, एंड इन्होंने 3 एज पे इंपॉर्टेंस दिया है, एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड। जैसे 3 आर पे फोकस किसने किया है, गांधी जी ने, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। वैसे इन्होंने 3 एज पे फोकस किया है, एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड। एज के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से और एप्टीट्यूड के हिसाब से लर्निंग नॉलेज आपको मिलेगा। इट बिलीव्स इन स्पिरिचुअल नॉलेज, ये स्पिरिचुअल नॉलेज पे बिलीव करता है, ठीक है। एक्सियोलॉजी, वैल्यू क्या है, देखिए वैल्यू है ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। आपके ह्यूमन के अंदर ह्यूमैनिटी, इंसान के अंदर इंसानियत ही सबसे बड़ा वैल्यू होता है। बिलीव्स इन स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू पे बिलीव करता है। वैल्यूज आर कॉन्टेक्चुअल इन नेचर, कॉन्टेक्चुअल मतलब सिचुएशनल, सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपको गलती से मतलब धक्का दे दिया गलती से, तो वो ठीक है भाई, सॉरी। जानबूझ के धक्का देना, वही धक्का लेकिन सिचुएशन चेंज हो गया तो वो गलत होता है, ठीक है। वैल्यूज आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ से वैल्यूज को कभी अलग नहीं करा जा सकता है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, लक्ष्य क्या रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड, जो कि मैंने डेफिनेशन में कहा था, आपके अंदर जो क्वालिटीज है उसको बाहर निकालना होता है एम ऑफ एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल प्योरिटी, मेंटल फैकल्टी, कल्चर, एस्थेटिक सेंसेस एटसेट्रा। आपके अंदर जो फिजिकल, मेंटल, कल्चर, एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना ही एजुकेशन होता है। टू ट्रेन ऑल द सेंसेस, एज सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, ये मानते हैं कि सेंस से हमें नॉलेज मिलता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस, चित्त, मानस, नॉलेज, इंट्यूशन, ये सब का डेवलपमेंट होगा। मोरल इमोशनल डेवलपमेंट होगा एजुकेशन के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी थ्रू योगा एंड ब्रह्मचर्य, योगा और ब्रह्मचर्य होगा, जब हम योगा पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ इज अ मस्ट फॉर एजुकेशन, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ होगा। करिकुलम में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छे से देखिए। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, गेम, जिम्नास्टिक, हेल्थ एजुकेशन देंगे। वाइटल डेवलपमेंट के लिए हम म्यूजिक सिखाएंगे, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा, क्राफ्ट सिखाएंगे। मेंटल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल, अप्लाइड साइंस रहेगा। मोरल डेवलपमेंट के लिए नोबल हैबिट, अच्छे हैबिट्स रखेंगे, राइट इमोशन रखेंगे, एसोसिएशन एक्शन रहेगा, ट्रेनिंग ऑफ राजयोग रहेगा। साइकिक एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूज, लव, ट्रूथ, फेथ इन गॉड रहेगा। वोकेशनल एस्पेक्ट के लिए आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, कारपेंट्री, म्यूजिक, नर्सिंग, डांसिंग, ड्रामा, इंजीनियरिंग।
और इंटरनेशनल एस्पेक्ट को समझने के लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, फेलो फीलिंग, इंटरनेशनल लव एंड सिंपैथी वगैरह करिकुलम में रहेंगे। मेथड्स क्या रहेंगे? औरोबिंदो जी ने कहा कि सेल्फ लर्निंग, क्योंकि नेचुरलिज्म पे बिलीव करते हैं इसलिए सेल्फ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, मदर टंग से पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग रहेगा, 3 एज से पढ़ाएंगे, एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद ऑरोविल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि देखिए जैसे शांति निकेतन बनाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, वैसे औरोबिंदो जी ने बनाया ऑरोविल। ये एक लर्निंग सेंटर है। वो क्या है? इट इज कॉल्ड सिटी ऑफ डॉन। अब ये डॉन का मतलब क्या है? वो डॉन नहीं है, डॉन का नाम वो नहीं है। ये डॉन का क्या मतलब है मुझे समझाइए। सिटी ऑफ डॉन क्यों कहा जाता है? इट इज सिचुएटेड 5 miles away from Pondicherry. It was inaugurated by the mother on 28 February 1968 को ये बना था। और ये जो मदर है ये एक्चुअल में है कौन? इनका नाम है मीरा रिचर्ड, जो कि एक फ्रेंच वुमन है, हु इज पॉपुलरली नोन एज द मदर। ठीक है, ये एक फ्रेंच मतलब फ्रांस से आए हैं, इनको मदर कहा जाता है, जिनका नाम है मीरा रिचर्ड। Sri Aurobindo Ashram School was established near the seashore at Pondicherry in 1943. 1943 में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल बना था। वेरी गुड। डॉन का मतलब होता है बिफोर सनराइज। सनराइज भी नहीं, बिफोर सनराइज मतलब जब रात खत्म होता जाता है और सुबह आने लगती है, मतलब सूरज उगना शुरू होता है, उसको डॉन कहते हैं। और डस्क किसको कहते हैं? जब इवनिंग का टाइम होता है, जब गाय बकरी जब वापस आते हैं घर, इसको कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सनलाइट। वेरी गुड जीता। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सनलाइट मतलब जब सनलाइट दिखने लगता है, रात का अंधेरा धीरे धीरे दूर दूर होता है, इसको सिटी ऑफ डॉन यानी सनराइज कह सकते हो, इसलिए ऑरोविल का नाम ऐसे रखा गया था। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए, जो लोग चाहते हैं ये कोर्स परचेज करना वो भी कर लें। ठीक है, एमसीक्यू पर चलें। यहाँ तक क्लियर हो गया तो ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग फिलोसफी अपोजेस प्रोग्रेसिविज्म? कौन अपोज करता है प्रोग्रेसिविज्म को? एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, बोथ बी एंड सी। देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहे हैं। ओके ओके, खारवेल, जीता, मानसी, संगीता, बिबिस्मिता, सलीजा, ईशानी, दिलीप, लिटिना, सन्यासी, लिपक, उदय, सरस्वती, भारती, लोसना, मिनती, गायत्री, टिकिना, रूपाली, सुबलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, अनिल, रामेश्वरी, संगीता, जुनीलता, श्रद्धा, तिलोत्तमा, रीना, सोनी। बहुत अच्छे, कीप आंसरिंग एवरीवन, सभी आंसर करें। ओके ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं। जिन लोगों ने बी आंसर किया है बिल्कुल सही। पेरिनियलिज्म जो है वो अपोज करता है एग्जिस्टेंशियल आई मीन प्रोग्रेसिविज्म को। मीनते डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग हियर। पेरिनियलिज्म क्या होता है? परमानेंट। क्योंकि पेरिनियलिज्म मतलब हर चीज वहीं का वहीं रहेगा, नो चेंज। प्रोग्रेसिविज्म मतलब चेंज। ये ऑपोजिट टू ईच अदर है। हु इज द फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म? जॉन पॉल सार्ट्रे, एफ.डब्ल्यू. पार्कर, थियोडर ब्रामिल्ड एंड थॉमस एक्विनस। कौन है फादर इसके? देखते हैं कौन सा सही आंसर आ गया है। वेरी गुड, मानसी, लोसना, रीना, चेक योर आंसर। अनिल, सन्यासी, संगीता, जुनीलता, टिकिना, भारती, सरस्वती, जीता, खरवेल, लिटिना, ईशानी, बेबीस्मिता, लीपक, दीप्तिश्री, उदय, रूपाली, रामेश्वरी, दिलीप, गायत्री, तिलोत्तमा, अनुपमा, श्रद्धांजलि, भाग्यश्री, सोनी, मिनती, सलीजा, संगीता। बहुत अच्छे। तो सबका सही आंसर आया है, थियोडर ब्रामिल्ड इज द फादर ऑफ रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ऑरोविल वाज इनॉग्रेटेड इन, ऑरोविल को कब इनॉग्रेट करा गया था? 28 फरवरी 1968, 26 फरवरी 1969, 27 फरवरी 1965, 25 फरवरी 1968। देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी क्विक आंसर्स एंड वेरी करेक्ट आंसर्स, सभी का सही आंसर आ गया है ऑलरेडी। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर ए आया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 28 फरवरी 1968 को इनॉग्रेट करा गया था, और किसके द्वारा? द मदर के द्वारा। उनका नाम पूरा क्या है? मीरा रिचर्ड है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग अपोजेस ग्रुप मेथड ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन ग्रुप मेथड को अपोज करता है? पेरिनियलिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, कौन अपोज करता है इनमें से? बहुत अच्छे, जो बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही ज्यादा क्विक आंसर आ रहा है सभी का, सभी ने सी आंसर किया है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज ओपाइंड एक्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस? किसने कहा एग्जिस्टेंस एसेंस से पहले आता है? जॉन पॉल सार्ट्रे, मार्टिन हेडगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड, नेट्स। किसने कहा है? वेरी गुड, समीर, खारबेल, जीता, सोनी, झुनीलता, रूपाली, रीना, सन्यासी, रामेश्वरी, बेबीस्मिता, गायत्री, मानसी, दीप्तिश्री, अनिल, ईशानी, सरस्वती, लोसना, भारती, शुभलक्ष्मी, लिटिना, तिलोत्तमा, दिलीप, श्रद्धांजलि, संगीता, लीपक, सुबह,
सलीजा, अन्नपूर्णा, संगीता, बहुत अच्छे। सो जॉन पॉल सार्ट्रे ने कहा था एग्जिस्टेंस पहले आता है, उसके बाद एसेंस आता है। द फिलोसफी विच डिनाइज चेंज इज, जो डिनाई करता है चेंज को वो क्या है? प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, पेरेनियलिज्म, रिकंस्ट्रक्शनिज्म। वेरी गुड, कीप आंसरिंग, वेरी गुड। मानसी, लोसना, अनिल, जीता, दीप्तिश्री, बेबीस्मिता, संगीता, झुनीलता, खारबेल, सन्यासी, रूपाली, गायत्री, उदय, रीना, सुबह, ईशानी, श्रद्धांजलि, शुभलक्ष्मी, दिलीप, सलीजा, रामेश्वरी, अन्नपूर्णा, सोनी, मिनती, सरस्वती, संगीता, लीपक, भाग्यश्री, लिटिना, बहुत अच्छे। सभी का सही आंसर आया है, सी इज द करेक्ट आंसर। पेरेनियलिज्म कभी भी चेंज के बारे में नहीं कहता है, परमानेंस के बारे में कहता है। सेवेंथ क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक बिंग एंड टाइम? बिंग एंड टाइम किसने लिखा था? सोरेन किरकेगार्ड, नेट्स, मार्टिन हेडगर, जॉन पॉल सार्ट्रे। बहुत ही इजी सा सवाल, बहुत ही, मैंने कहा था क्वेश्चन आपके बुक से बनेगा तो डेफिनेटली बुक से आएगा। तो आई कैन सी मेनी आंसर्स एज करेक्ट, सभी ने सी आंसर किया है। सो मार्टिन हेडगर इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म? एग्जिस्टेंशियलिज्म का एम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल। सोच समझ के ये वाला आंसर कीजिएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म का क्या एम होता है? यस, कीप आंसरिंग। ओके, I can see some correct answers, but some wrong answers also. चलिए, ओके, जीता, रामेश्वरी, संगीता, श्रद्धांजलि, सुबह, भारती, सरस्वती, भाग्यश्री, सोनी, लोसना, गायत्री, रीना, बेबीस्मिता, दीपिका, सन्यासी, दिलीप, खारबेड़, रूपाली, दीप्तिश्री, संगीता, लिटिना, सुबलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, ईशानी, लिपक, सलीजा, तिलोत्तमा। जिन लोगों ने आंसर डी किया है वो करेक्ट है, सी नहीं होगा। मोरल वैल्यूज के बारे में एग्जिस्टेंशियलिज्म कभी नहीं कहता, ये हमेशा कहता है लाइफ स्किल, अपने आप को जिंदा रखना सीखो, खुद जियोगे तो दुनिया देखोगे। Who said education and philosophy are like two sides of the same coin? किसने कहा था एजुकेशन और फिलोसफी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं? देखते हैं कौन सही आंसर करता है। ओके, वेरी गुड, कीप आंसरिंग। वेरी गुड, जीता, गायत्री, लिटिना, मानसी, शुभ, दीप्तिश्री, सलीजा, लिटिना, सोनी, रामेश्वरी, रूपाली, अनिल, भारती, रीना, झुनीलता, लोसना, संगीता, उदय, ईशानी, सरस्वती, बेबीस्मिता, श्रद्धांजलि, भाग्यश्री, अन्नपूर्णा, सुबलक्ष्मी, मिनती, जिनिस्मिता, दिलीप, दीपक, तिलोत्तमा, समीर, संगीता, दीपिका, सन्यासी, लिटिना। वेरी गुड, तो सभी का सही आंसर डी आ चुका है। जेएस रॉस ने कहा था हु सेड गॉड इज डेड? थियोडर ब्रामेल्ट, फ्रेडरिक नेंस, सोरेन किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्ट्रे। बिल्कुल सही आंसर, फटाफट से सभी आंसर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो यस, वेरी गुड, सभी ने भी आंसर किया है। फ्रेडरिक नेट्स जो हैं इन्होंने कहा है गॉड इज डेड, जो कि एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट है। ठीक है, I hope the class was beautiful for you. I hope you understood every point. If you have any queries, you may ask now. Thank you all. If you want to join the batch, then contact us on this WhatsApp number. Yes, you may now raise your queries.